एस्पिरेंट्स वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। स्टूडेंट्स, नॉलेज हब की इस क्लास में हम हरियाणा सीईटी टेस्ट सीरीज़ का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर करेंगे 54 नंबर। 53 प्रैक्टिस टेस्ट हमारे हो चुके हैं और आज हम करेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 54। सभी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। नॉलेज हब के नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। नॉलेज हब 7900 के नाम से टेलीग्राम चैनल है, आप वहाँ पे जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट की पीडीएफ मिलेगी, हिंदी की, इंग्लिश की, हरियाणा जीके की, सारी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हैं। ये जो टेस्ट सीरीज हम करने लग रहे हैं, ये टेस्ट सीरीज HSSC के पैटर्न पर बेस है। यानी कि जो HSSC आपसे सीईटी एग्जाम के अंदर जो पेपर में जो पूछेगी, उसी पेपर के हूबहू आपको यहाँ पे प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी कि अगर आप ये प्रैक्टिस सेट करके जाते हैं तो आपका जो पेपर होगा ना, उसमें भी सेम ऐसे ही इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के मिलेंगे। ठीक है, इसमें से मोस्टली क्वेश्चन जो है वो PYQ भी हमने सेलेक्ट कर रखे हैं। जो प्रीवियस ईयर्स जो HSSC ने आज तक पूछे हैं, वो क्वेश्चंस भी उठा के हमने इस प्रैक्टिस सेट के अंदर डाल रखे हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये टेस्ट सीरीज है जो हम आपके लिए लेकर आए हैं। टेस्ट सीरीज जो है ये आर्यभट्ट अकेडमी द्वारा दी गई है। नीचे उनके हेल्पलाइन नंबर है। कोर्स वगैरह की जानकारी के लिए आप यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 54 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। 53 प्रैक्टिस सेट हमारे हो चुके हैं। नॉलेज हब यूट्यूब चैनल पर सारा कुछ अवेलेबल है, सारी क्लासेस हैं वहाँ पे, अलग से आप सारा कुछ देख सकते हैं वहाँ पर। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 54 हम शुरू करते हैं। ठीक है, इसमें सारे क्वेश्चन आएंगे, जीके का भी, कंप्यूटर का भी, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथमेटिक्स, हरियाणा जीके, सारे सब्जेक्ट इसके अंदर डाले गए हैं। सभी सब्जेक्ट के 100% इसके अंदर तैयार किए गए हैं। तो पहला प्रश्न है जो जीके का है, जीके यहाँ से शुरू होते हैं इसमें। और पहला प्रश्न दिया कि निम्नलिखित में से किसे चोल साम्राज्य में गांव की सभा का नाम दिया गया था। चोल साम्राज्य में जो गांव की जो सभा होती थी उसको क्या बोलते थे? नाडू, सभा, नट्टर या उर। यानी कि जो गांव की असेंबली होती थी, जो गांव की पंचायत एक किस्म से मान लीजिए, उसको क्या बोलते थे चोल साम्राज्य के अंदर? तो चोल साम्राज्य के अंदर उसको बोलते थे सभा ही। ठीक है, जो गाँव की जो असेंबली होती थी उसको क्या बोलते थे? सभा कह के उसको बोला जाता था। ठीक है, इसके अलावा तीनों जो शब्द हैं, उर, सभा और नगरम, उर, सभा और नगरम में तीन चीज़ें उनको कहा जाता था चोल साम्राज्य के अंदर। गांव, चोल साम्राज्य के अंदर जो गांव होते थे ना, वो तीन टाइप के होते थे, सभा भी होते थे, उर भी होते थे, और एक होता था नगरम। नगरम, ठीक है। जो उर होता था ना, उर, जो ऑप्शन ए दिया है ना, ऑप्शन डी वाला दिया है उर, ये तो होता था कॉमन अपना गाँव होता, जो नॉर्मल गाँव वो वाला। ठीक है, सभा और जो महासभा, सभा और महासभा ये होती थी विलेज असेंबली। गांव के जो बड़े बड़े लोग इकट्ठे होते थे वो होते थे सभा। और नगर जो होते थे, नगरम क्या होते थे? उसके अंदर जो गांव के बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो एरिया के जो व्यापारी वर्ग था, उनकी जो मीटिंग होती थी उसको बोलते थे नगरम। तो ये तीन चीज़ें होती थी चोल साम्राज्य के अंदर। तो इसने पूछा कि जो विलेज असेंबली होती थी उसको क्या बोलते थे? वो थी सभा। गाँव की जो बैठक होती थी उसको क्या बोलते थे? सभा बोलते थे। उर बोलते थे गांव को। गांव को क्या कहा जाता था? उर कहा जाता था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अगला है प्रश्न नंबर 2। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? ये जो शासक दे रखे हैं ये सारे अफगानिस्तान के शासक हैं। अब आपको इसमें से ये बताना पहले कौन सा आया था, उसके बाद कौन सा आया था, और सबसे लास्ट में कौन सा आया था। नाम है सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी, बहलोल लोदी, यानी कि तीनों ही लोदी वंश के शासक हैं। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। आपको ये देखना है कि भाई लोदी वंश का आखिरी शासक कौन था और लोदी वंश का संस्थापक कौन था। तो लोदी वंश का संस्थापक तो था बहलोल खान लोदी, और आखिरी शासक था इब्राहिम लोदी, और बीच में आया था सिकंदर लोदी। तो इनकी सही सीक्वेंस बनेगी, पहले पर बहलोल खान लोदी, दूसरे पर सिकंदर और तीसरे पर इब्राहिम, जो कि ऑप्शन सी के अंदर दिया है। ऑप्शन सी इनका एकदम सही काल अनुक्रम हो जाएगा। लोदी वंश की बात करें, स्थापना कब हुई थी? 1451 के अंदर। लोदी वंश खत्म कब हुआ था? 1526 में। 1526 में क्या हुआ था? पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी की बाबर के साथ। इब्राहिम लोदी मर गया था, लोदी वंश खत्म हो गया था 1526 के अंदर। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। 1451 में लोदी वंश की स्थापना किसने करी थी? बहलोल लोदी ने 1451 में। अच्छा, कई बार आते लोदी वंश के जो सम्राट थे कहाँ के रहने वाले थे? ये अफगान के थे। अफगान शासक इनको कहते हैं। ठीक है,
बहलोल लोधी का कार्यक्रम देखें कब से कब तक था, तो 1451 से लेकर 1459 तक। मात्र 8 साल बहलोल लोधी ने राज किया था। उसके बाद आया था सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी कब से कब बैठा था, 1459 से लेकर 1489 तक। ठीक है। इसके बाद इब्राहिम लोधी लास्ट में बैठा था, ये बैठा था 1517 से लेकर 1526 तक। 1526 तक। सिकंदर शाह लोधी का एक ध्यान रखना, ये गलत है, ये बैठा था 1489 से लेकर 1517 तक। सिकंदर शाह बैठा था 1489 से लेकर 1517 तक। और सिकंदर शाह के बाद आया था इब्राहिम लोधी 1517 से 1526 तक। सिकंदर शाह की एक पोएम भी है, गुल रुखी। ये सिकंदर की एक पोएम भी है, गुल रुखी, सिकंदर शाह लोधी की गुल रुखी। तो ये सारी बात ध्यान रखनी है। ये काल अनुक्रम हो जाएगा इनका। स्थापना हुई थी 1451 में, एंड हुआ था 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई के साथ में। प्रश्न नंबर 3 दिया है, सुभाष चंद्र बोस के INA का कमांडर कौन था। सुभाष चंद्र बोस से पहले INA जो पार्टी बनाई थी सुभाष चंद्र बोस ने, जो आज़ाद हिंद फौज जो थी, इंडियन नेशनल जो आर्मी थी, सुभाष चंद्र बोस से पहले उसका कमांडर कौन था। बाद में तो सुभाष चंद्र बोस बने, लेकिन पहले उसका कमांडर कौन था। ज्ञानी प्रीतम सिंह, मेजर फुजियारा, कैप्टन मोहन सिंह या कैप्टन सूरजमल। तो वो कौन थे, कैप्टन मोहन सिंह। INA के जो पहले जो कमांडर थे सुभाष चंद्र बोस से पहले, वो थे कैप्टन मोहन सिंह। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 3 का। प्रश्न नंबर 4 दिया है, और पहले आप देखो इसमें क्या बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सही है। 3 कथन दे रखे, कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। स्टेटमेंट दे रखे कि भारत में यदि किसी धार्मिक संप्रदाय या समुदाय को राष्ट्रीय अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है तो उसे क्या लाभ मिलेगा। भाई कोई भी कम्युनिटी है उसको धर्म के आधार पर या अलग से राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बना दिया गया, ठीक है, किसी भी एक धर्म के समुदाय को, तो उसको क्या क्या लाभ मिलेगा। पहला है कि यह विशिष्ट शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकता है। दूसरा है कि भारत के राष्ट्रपति स्वचालित रूप से लोकसभा में समुदाय के प्रतिनिधि को नामित कर सकते हैं। तीसरा है कि यह भारत के जो सूत्री प्रोग्राम है, ये 1 सूत्री नहीं होगा, मेरे हिसाब से 11 सूत्री प्रोग्राम में लाभ ले सकता है। तो इनमें से कौन सा है जो सही है, कौन सा कथन गलत है। देखो पहला दे रखा कि SC ST का मतलब अल्पसंख्यक का दर्जा दे दिया, माइनॉरिटीज का दर्जा दे दिया किसी भी धार्मिक संप्रदाय को, तब सीधा सीधा आर्टिकल आएगा 30, अनुच्छेद 30 काम करेगा। अनुच्छेद 30 क्या है, माइनॉरिटी जो है, अल्पसंख्यक जो है, उनको राइट है अपने शिक्षण संस्थानों की स्थापना करने का। ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 30A के अंदर लिखा गया कि जो भी माइनॉरिटीज है, चाहे वो धर्म के आधार पर हो चाहे भाषा के आधार पर हो, उनके पास राइट है टू स्टैब्लिश एंड एडमिनिस्ट्रेट एजुकेशन इंस्टीट्यूट ऑफ देयर चॉइस, खुद की पसंद के शिक्षण संस्थान की स्थापना करना और उनका प्रशासन करना। ठीक है। तो पहला जो कथन दिया है ये दिया है अनुच्छेद 30 का A के अंदर, आर्टिकल 30 के A के अंदर ये बात लिखी गई है। ठीक है। दूसरी बात इसमें यह भी लिखा गया कि जो माइनॉरिटीज हैं वो उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा किसी भी प्रकार का जाति धर्म के आधार पर। तो पहला कथन बिल्कुल सही है। तीसरा कथन पढ़ते हैं, प्रधानमंत्री का 1 सूत्री नहीं 15 सूत्री प्रोग्राम था। प्रधानमंत्री का जो 15 सूत्री जो प्रोग्राम था, जो लॉन्च किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा माइनॉरिटीज ग्रुप के लिए, ये उसका लाभ ले सकते हैं। कथन 1 और कथन 3 ये बिल्कुल सही है इसके अंदर। अब बात आती है कथन 2 की। भारत के राष्ट्रपति स्वचालित रूप से लोकसभा में समुदाय के प्रतिनिधित्व को नामित करता है, ये गलत है। लोकसभा में नहीं करता, वो करता है राज्यसभा के अंदर। एंग्लो इंडियंस जो नियुक्त करते प्रेसिडेंट, वो राज्यसभा में करता, लोकसभा के अंदर नहीं कर सकता। ठीक है। लोकसभा के अंदर संविधान के अनुच्छेद 104 जो संशोधन हुआ था, 104वां जो संशोधन हुआ था ना संविधान के अंदर, उसके अंदर एंग्लो इंडियंस बंद कर दिए गए थे लोकसभा के अंदर। ठीक है। 104वां संविधान संशोधन, उसमें क्या था, लोकसभा के अंदर जो एंग्लो इंडियंस थे उनको बंद कर दिया गया था। ऐसी बात किस में रखी है, आर्टिकल 331 के 331 में था कि एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति कर सकते हैं लोकसभा के अंदर। प्रेसिडेंट है वो एंग्लो इंडियंस की नियुक्ति कर सकता है, ये करता है आर्टिकल 331 के तहत। लेकिन संविधान का अनुच्छेद 104 जो संविधान का जो संशोधन था 104 नंबर का 2020 में हुआ था, उसके बाद से एंग्लो इंडियंस जो थे लोकसभा में वो बंद हो गए थे। ठीक है।
तो इसमें दूसरा कथन गलत दे रखे, बाकी पहली और तीसरी स्टेटमेंट बिल्कुल सही दी गई है। जो अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाता है उनके बारे में अनुच्छेद 30A के तहत इनको सारा बेनिफिट मिलता है। तो ये दिया गया है, पहला और तीसरा सही है, यानी कि ऑप्शन सी इसका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सिसिरा शहर किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सिसिरा जो शहर है वो किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सूती वस्त्र उद्योग, सिल्क वस्त्र, जूट वस्त्र या ऊनी वस्त्र? सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए सिसिरा है कहाँ पर। सिसरा जो है ये कहाँ पर है? ये है वेस्ट बंगाल के अंदर। सिसरा शहर है, ये है वेस्ट बंगाल के अंदर, और वेस्ट बंगाल के अंदर क्या होता है? जूट। तो ये शहर किसके लिए फेमस है? जूट के लिए है फेमस, जूट टेक्सटाइल के लिए ये फेमस है। ठीक है। अच्छा, देश की जो पहली जूट मिल लगी थी वो कब लगी थी? वो लगी थी 1855 में कोलकाता के अंदर। ठीक है, 1855 में पहली जूट मिल लगी थी कोलकाता के पास। सिसरा शहर है ना, इसके पास कोलकाता में ही लगी थी, सिसरा में ही लगी थी। ठीक है, किसने लगाई थी? ये लगाई थी जॉर्ज ऑकलैंड ने। जॉर्ज ऑकलैंड ने पहली जो जूट मिल है वो लगाई थी। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, वेस्ट बंगाल के अंदर ये शहर है। प्रश्न नंबर 6 दिया है, भारत में कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? यानी कि लार्जेस्ट शिपयार्ड कहाँ पर है? कोलकाता, मुंबई, कोच्चि या फिर विशाखापट्टनम? तो लार्जेस्ट जो शिपयार्ड है वो है कोच्चि के अंदर। कोच्चि कहाँ पर है? यह है केरल के अंदर। लार्जेस्ट शिपयार्ड है कोच्चि के अंदर, केरला के। इसकी कब बना थे कोचिन शिपयार्ड? ये बना था 29 मार्च 1972 को। 29 मार्च 1972 को जो कोच्चि शिपयार्ड है ये बनाया गया था, गवर्नमेंट ने, मतलब कंप्लीटली सरकार का था इसके अधिकार। ठीक है, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा, कोच्चि। प्रश्न नंबर 7 दिया है कि कथन और कारण दिया गया है, तो कौन सा सही है कौन सा गलत है ये आपको बताना है। कथन है कि परिणाम मित्र का प्रयोग, अरे इंग्लिश में पढ़ो, गलत है हिंदी में। ये यहाँ पे दे रखा है, देखो। ट्रांसफॉर्मर, जो हमारा ट्रांसफॉर्मर होता है वो ट्रांसफॉर्मर इज यूजफुल फॉर स्टेपिंग एट एंड स्टेपिंग डाउन ऑफ वोल्टेज। जो हम ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं इसका काम क्या होता है? बिजली के वोल्टेज को घटाना और बढ़ाना होता है। कारण दे रखा है कि ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस यूज्ड इन डीसी सर्किट। कौन सा सही है? पहले तो ये देखो, ट्रांसफॉर्मर जो है इसका हम प्रयोग करते हैं स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज के लिए, यानी कि ज़्यादा वोल्टेज आए तो ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को कम कर देता है, वोल्टेज कम हो तो उसको थोड़ी सी बढ़ा देता है। ठीक है, ये बिल्कुल सही है। ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस यूज्ड इन डीसी सर्किट, नहीं, ट्रांसफॉर्मर का प्रयोग हम डीसी में नहीं एसी में करते हैं। अल्टरनेटिव करंट जो होता है वहाँ पर हम ट्रांसफॉर्मर का यूज़ करते हैं। तो इसमें जो ए है वो सही है, इसका कारण है वो गलत दिया गया है। ठीक है, ए सही है परंतु आर गलत है, ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। ट्रांसफॉर्मर का क्या काम है? वोल्टेज को बढ़ाना और घटाना, लेकिन ये एसी में काम करता है, डीसी में नहीं करता, डायरेक्ट करंट में काम नहीं करता, अल्टरनेटिंग करंट में काम करता है। आगे प्रश्न नंबर 8, विच फॉर्म ऑफ फ्यूल डज नॉट प्रोड्यूस पॉल्यूशन? ऊर्जा के किस रूप में प्रदूषण नहीं होता? तो कौन सी ऊर्जा होती है? सौर ऊर्जा होती है, और इसमें देख लो कोयला भी प्रदूषण करता है, पेट्रोल भी, परमाणु भी। कौन सा प्रदूषण नहीं करता? सौर ऊर्जा। ऑप्शन डी, जो सूर्य से जो ऊर्जा मिलती है ना वो पॉल्यूशन फ्री ऊर्जा है। वाइंड एनर्जी हो गई, जियोथर्मल एनर्जी, ओशियन एनर्जी, सोलर एनर्जी, ये सारी क्या है? पॉल्यूशन फ्री है। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, यीस्ट यानी कि खमीर बोलते हैं इसको, और मशरूम, ये क्या है? ये शैवाल है, फंगी है, जिम्नोस्पर्म है या फिर ट्यूबरस रूट्स हैं? तो यीस्ट और जो मशरूम जो हम खाते हैं मशरूम, ये सारे क्या हैं? ये एक किस्म की फंगस होती है, फंगी होती है। फंगाई एक कैटेगरी ऑफ प्लांट्स हैं। ठीक है, जो हरे नहीं होते, ये हरे नहीं होते, हरे रंग के नहीं होते, फफूंद वाले। ठीक है, ये ध्यान रखना इसके अंदर। एक चीज़ और ध्यान रखना, जो फंगिस होते हैं ना इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता, ये भी ध्यान रखना। फोटोसिंथेसिस इसके अंदर नहीं होता, कहने का मतलब इनको धूप की भी जरूरत नहीं पड़ती। फोटोसिंथेसिस नहीं होता फफूंद के अंदर यानी कि फंगस के अंदर, ये चीज़ आपको इसमें नोट करना है। आगे है प्रश्न नंबर 10, कौन सा पौधों की जड़ों का एक कार्य नहीं है? पौधे की जो जड़ है उनके अलग अलग काम है, तो कौन सा एक काम नहीं है? देखो, पौधे की जड़ क्या करती है? पानी को अवशोषित करती है, नीचे जड़ों से खींचती है, हो गया। पोषक तत्वों का अवशोषण करती है मिट्टी में से,
भाई मिट्टी से ही पानी खींचते, मिट्टी से पोषक तत्व मिलते हैं और पौधे को सहारा भी प्रदान करते हैं। जड़ों के सहारे ही पौधा खड़ा होता है। लेकिन प्रकाश संश्लेषण का काम जो है वो जड़ों का नहीं होता। ये काम कौन करते हैं? ये जो उसकी टहनी होती है, जो पत्ते होते हैं पेड़ के, उनसे होता है प्रकाश संश्लेषण। जड़ों से प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में धूप पड़ती है उनके पत्तों पर, ठीक है, लीफ के ऊपर, पौधे के, उसके बाद प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो ऑप्शन ए आ जाएगा कि ये काम जड़ों का नहीं है। क्या नहीं है? प्रकाश संश्लेषण का। प्रश्न नंबर 11 है, खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2024 में पदक तालिका में शीर्ष पर कौन था? खेलो इंडिया जो गेम्स हुए थे, विंटर ओलंपिक, खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024, इसमें कौन जीता था? कर्नाटक, महाराष्ट्र, आर्मी या फिर हरियाणा? तो इसके अंदर जो जीती थी वो सेना जीती थी, आर्मी की टीम जीती थी। ठीक है, क्या जीता था आर्मी की टीम ने? 10 गोल्ड जीते थे, 5 सिल्वर जीते थे और 6 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे इन्होंने, आर्मी की टीम ने जो फर्स्ट रही थी। सेकंड रैंक पर थी कर्नाटका और थर्ड रैंक पर थी महाराष्ट्र। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 की बात हो रही है। अब इसमें बात करें हरियाणा कहाँ था भाई? फिर हरियाणा इसमें नंबर पे था 13 पे। खेलो इंडिया विंटर गेम 2024 में हरियाणा 13वें नंबर पर था। क्या जीता था हरियाणा? सिर्फ 3 मेडल जीते थे, तीनों के तीनों ब्रॉन्ज जीते थे। हरियाणा ने मात्र 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे खेलो इंडिया शीतकालीन गेम 2024 के अंदर। टॉप पर कौन था? आर्मी थी। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। आगे है प्रश्न नंबर 12, स्वामी समरणानंद जिनका हाल ही में 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया, इन्होंने बेलूर मठ में आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार रामकृष्ण मिशन के कौन से अध्यक्ष के रूप में काम किया था? जो रामकृष्ण मिशन जो था, इसके कितने नंबर के अध्यक्ष ये बने थे? स्वामी समरणानंद, जिनका अभी 95 वर्ष की आयु में देहांत हो गया। तो ये स्वामी रामकृष्ण मिशन के कितने नंबर के संत थे? 14, 15, 16, 17 नंबर के। तो ये बने थे 16वें। जो बेलूर मठ के अंदर जो था, ये रामकृष्ण मिशन के 16वें जो प्रेसिडेंट बने थे, अध्यक्ष बने थे ये। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 13 दिया है, किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता या भूमिका से विशेष अधिकारों को हटाने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कमांड इज यूज टू रिमूव प्रिवेंसेस फ्रॉम ए स्पेसिफिक यूजर और रोल? रीअसाइन का मतलब है दोबारा काम असाइन करना, रिमूव का मतलब चीज को हटाना, रिजर्व का मतलब उसको सेव करके रखना पेंडिंग में, तो वो होता है रिवोक। रिवोक होता है एक स्पेशल कमांड जिसको हम यूज करते हैं जो प्रिविलेजेस होते हैं स्पेसिफिक यूजर के, उनको हटाने के लिए। ठीक है, रिवोक। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। कंप्यूटर का यह प्रश्न है, ध्यान रखना आपको। प्रश्न नंबर 14 दिया है कि असेंबली लैंग्वेज के अंतर्गत संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए क्या प्रयोग होता है? असेंबली भाषा में संचालन कोड को प्रस्तुत करने के लिए क्या प्रयोग होता है? अल्फाबेट, सूडो कोड्स, नेमोनिक्स या फिर सिंबल्स? तो जो असेंबली लैंग्वेज होती है उसके अंदर हम जो प्रयोग करते हैं वो करते हैं नेमोनिक्स। समर्थी चिन्ह का हम प्रयोग करते हैं। ठीक है, ऐड प्लस के लिए ADD, माइनस के लिए SUB, इस हिसाब के ये समर्थी चिन्ह जो हम इनका प्रयोग करते हैं, नेमोनिक्स इनको बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज के अंदर ये प्रयोग किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 15 है, 110 10 को ऑक्टल में बदलो। देखो ये बाइनरी है, बाइनरी से ऑक्टेन नंबर में जाना है, तो बाइनरी से हम सीधे ऑक्टेन में नहीं जा सकते। पहले बाइनरी को बदलना है डेसिबल के अंदर, ठीक है, उसके बाद हम ऑक्टेन में बदलेंगे। अब बाइनरी को डेसिमल में कैसे बदलते हैं? जैसे ये है 1 1 0 1 0। ठीक है, अब लेफ्ट साइड से लग जाओ। सबसे पहले तो इसको 0 गुणा में 2 की पावर 0, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, जितने भी अंक है ना उतनी 2 की पावर लिख दो। ये है मान लो संख्या, तो बाइनरी के अंदर है 1 2 3 4 5, तो लग जाओ 2 की पावर 0 से शुरू करना है, फिर 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 5 है ना, तो 2 की पावर 4, 1 2 3 4 5, अंक भी कितने हैं? ये 5 हो गए। अब जिससे है, जैसे 0 का है तो इसको 0 से गुणा कर दो, दूसरा अंक 1 है तो इसको 1 से गुणा कर दो, तीसरा अंक 0 है इसको 0 से गुणा, चौथा अंक 1 है इसको 1 से गुणा, पांचवा अंक 1 है इसको 1 से गुणा। अब इन सभी को ब्रैकेट में बंद करके आपस में जोड़ दो। ठीक है, जैसे 2 की पावर 4 है, आगे आगे 2 की पावर 4 कितना बनेगा? 16, प्लस 2 की पावर 3 गुणा में कितना बनेगा? 8,
प्लस 2 की पावर 1, ये 2 की पावर 2 और इसको 0 से गुणा करेंगे तो 0 हो जाएगा। 2 की पावर 0 को भी 0 से गुणा करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, बच जाएगा 2 की पावर 1 यानी कि 2। 16 और 8 24 और 2 26। ठीक है, यानी कि ये जो संख्या है इसको पहले अगर हम डेसिबल में लिखेंगे तो वो कैसे लिखी जाएगी, 26। अब 26 को हमें ऑक्टेन में बदलना है, तो 26 को ऑक्टेन में करने के लिए इसको 8 से भाग दे दो, कितना जाएगा 8 तिया 24, शेष कितना बच गया 2, बच गया ना शेष 2, तो क्या लिखा जाएगा 3 और 2, ये ऑक्टल में लिखा जाएगा 32 करके ब्रैकेट में 8। तो कहने का मतलब है ये जो बाइनरी नंबर दे रखा था इसका जो हो जाएगा 32 लिखा जाएगा ऑक्टेव में, वो दिया है ऑप्शन ए के अंदर 32। पहले बाइनरी को डेसिमल में बदलना है, उसके बाद इसको ऑक्टेन में बदलना जाएगा। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 का। प्रश्न नंबर 16 है, जीएसटी किस पर लगाया जाता है। जीएसटी हम किस पर लगाते हैं, तो जीएसटी लगता है उस गंतव्य पर जहां वस्तु या सेवाओं की खपत होती है। बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। लास्ट में जो प्रोडक्ट को यूज करता है वहां पर जीएसटी लगाई जाती है। जैसे हमने कोई प्रोडक्ट खरीदा है, लास्ट में हमने यूज़ करने के लिए, तो जीएसटी हमारे ऊपर लगेगी। वो जो पैसा लगेगा लास्ट में वो हमें पे करना होता है जीएसटी का। कंपनी वो बिल लगा के, जैसे हम कोई सामान लेते हैं ना, लास्ट में जीएसटी जोड़ता है, तो वो कस्टमर को देनी होती है लास्ट में जो उसको यूज़ करेगा। ऑप्शन ए ही इसका उत्तर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखना इकोनॉमिक्स का। प्रश्न नंबर 17 दिया है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में महिला साक्षरता दर कितना प्रतिशत थी। देखो जनगणना लगेगी 2011 की ही चलेगी, उसके बाद हुई नहीं है। देखो इंडिया की लिटरेसी रेट की बात करें तो इंडिया में तो थी लगभग 74%, जो भारत में टोटल साक्षरता दर की बात करें। पुरुष साक्षरता दर की बात करें मेल की थी लगभग 82%, फीमेल की थी वो थी 65%। ओवरऑल जो साक्षरता दर है भारत में वो है 74% के अप्रोक्सीमेट। पुरुषों की है लगभग 82 के और महिलाओं की है 65% के अप्रोक्सीमेट। सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट पूछे किसका है, 2011 की जनगणना के अनुसार हाईएस्ट साक्षरता दर किसकी है, केरल की। कितनी है, लगभग 94%। दूसरा है मिजोरम की कितनी है, लगभग 91.5%। ठीक है, ये इसमें चीज़ ध्यान रखनी है, केरल की और मिजोरम की। अगर ये पूछे केंद्र शासित प्रदेश की बात करें, भाई हाईएस्ट मेल किस में है, देखो केंद्र शासित प्रदेश की बात करो चंडीगढ़ आ जाएगा, लक्षद्वीप और चंडीगढ़ पहले पर आएगा लक्षद्वीप। अगर इसमें बात करें कि सबसे अधिक मेल पढ़े लिखे कहाँ पर आदमी, तो पहले केरल पे, दूसरा लक्षद्वीप पे। औरतें सबसे ज़्यादा पढ़ी हुई कहाँ पर हैं, केरल के अंदर। देखो केरल सब जगह टॉप पे रहा पढ़ाई लिखाई के मामले में, टोटल जनसंख्या भी, मेल भी फीमेल भी। मिजोरम हमेशा दूसरे पर है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 65%। प्रश्न नंबर 18 की सिप्लिका दर्रा समुद्र तल से कितनी ऊंचाई पर है। सिप्लिका दर्रा ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ठीक है, ये सतलुज नदी के पास है। कहाँ पर है, सतलुज नदी के पास है। ये सतलुज जो नदी है उसके पास है सिप्लिका दर्रा, हिमाचल प्रदेश के अंदर। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई कितनी है इसकी, तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 4300 मीटर सिप्लिका दर्रा की। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 और यहाँ से हमारी हरियाणा जी के शुरू होगी। अच्छा, आपको पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा आपको, नॉलेज हब के नाम से। नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगी। और भी पीडीएफ डाल रखी है बहुत सारी, चेक करना, आपको खूब स्टडी मटेरियल मिलेगा वहाँ पर। और पहली बार क्लास देख रहे हो तो आप यूट्यूब पर नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चैनल को। ठीक है, प्रश्न नंबर 19 हरियाणा जीके का पहला प्रश्न है कि पंजाब से हरियाणा कब अलग हुआ। सभी को पता कब हुआ था, 1966 में। कौन सी कमेटी थी, सरदार हुकम सिंह कमेटी पे। ठीक है, आगे है प्रश्न नंबर 20 और प्रश्न नंबर 20 में दिया है कि हरियाणा के किस जिले में सुप्रसिद्ध धार्मिक पुस्तक महाभारत की रचना हुई थी। महाभारत की रचना किस जिले में हुई थी, ये इसमें पूछा गया है। ऑप्शन दिए हैं हिसार, करनाल, सोनीपत और कुरुक्षेत्र। तो आपको पता महाभारत का युद्ध कहाँ पर हुआ था, कुरुक्षेत्र के अंदर। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 21 है कि देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है। देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा किस स्थान पर है, 10, 11, 12, 13। तो देश में सब्जियों के उत्पादन में हरियाणा का भारत के अंदर 11वां स्थान है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 22 है हरियाणा हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है। जो हाईकोर्ट के जो जज होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है।
देखो यहाँ पे जरूरी नहीं कि हरियाणा के ही जज हो, किसी भी राज्य के जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? देखो एक तो गवर्नर की, यानी कि जो राज्यपाल होता है वो, ठीक है, और एक जो जज होते हैं हाई कोर्ट के वो, इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 22 का। प्रश्न नंबर 23 दिया है 1354 में किस प्रसिद्ध मध्यकालीन शासक ने हिसार के एक दुर्ग की स्थापना करी थी? देखो दुर्ग स्थापित किया था, इसका नाम था हिसार ए फिरोजा। हिसार ए फिरोजा नाम से इस दुर्ग की स्थापना करी थी, जिसका बाद में हिसार नाम हो गया। किसने स्थापना करी थी? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 23 का, फिरोज शाह तुगलक ने करी थी। प्रश्न नंबर 24 है, इनमें से सभी हरियाणा के मुक्केबाज है सिवाय 4 में से 3 है जो हरियाणा के बॉक्सर है, एक हरियाणा से संबंधित नहीं है। दिनेश कुमार भी हरियाणा से है, मनोज कुमार भी, जगदीश सिंह भी। संजय कुमार है, ये हरियाणा से नहीं है। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 24 का। प्रश्न नंबर 25 है कि हरियाणा में मंगल नगर विकास योजना खालिस्तान क्षेत्रों के विकास की योजना है। देखो मंगल नगर विकास योजना क्या है? नगर, नगर नाम आ रखा है, इसका मतलब किसकी है? ये शहरी विकास योजना है। ये नगरों के विकास की एक योजना है, शहरी विकास की एक योजना है। ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 25 का। आगे प्रश्न नंबर 26, सबसे अधिक सैनिक व अधिकारी रेवाड़ी जिले के किस गांव से हैं? सबसे अधिक सैनिक रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के किस गांव? देखो रेवाड़ी तो आंसर हो गया, इसने ये पूछ लिया रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सा गांव है? बावल, नाहर, धारवाड़ या कोसली? तो वो है कोसली। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 26 का। प्रश्न नंबर 27 दिया कि हरियाणा में कौन से जिले को सबसे कम वर्षा प्राप्त होती है? देखो हरियाणा के अंदर सबसे अधिक वर्षा प्राप्त कहाँ होती है? देखो ये नॉर्थर्न हरियाणा है, दक्षिण हरियाणा, ये पूर्वी और ये पश्चिमी। तो ये जो हिस्सा ना इधर पंचकुला, अम्बाड़ा और यमुनानगर, जहाँ पर शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं, इधर सबसे अधिक वर्षा होती है, उत्तर में हरियाणा के लगभग। अम्बाड़ा, पंचकुला और जो यमुनानगर है, इधर सबसे अधिक बारिश होती है, शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, इस वजह से। सबसे कम होती है इधर पश्चिमी साइड में, फतेहाबाद, सिरसा, ये जो 2 डिस्ट्रिक्ट है, इधर सबसे कम बारिश होती है हरियाणा के अंदर। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से है हिसार, रोहतक, सिरसा और फरीदाबाद। तो इनमें से सबसे कम बारिश कहाँ पर होती है? सिरसा के अंदर। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर हरियाणा में सबसे कम बारिश होती है। प्रश्न नंबर 28 है कि हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? हेनसांग भारत आया तो किसके शासनकाल में आया था? देखो हेनसांग आया था 630 ईस्वी में, ठीक है, 630 एडी में हेनसांग भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन। उस समय हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? थानेसर, ठीक है। अच्छा, हर्षवर्धन ने थानेसर से अपनी राजधानी बाद में कहाँ बनाई थी? कन्नौज। ये भी ध्यान रखना आपको, थानेसर से राजधानी कन्नौज कौन लेके गया था? हर्षवर्धन लेके गया था। हेनसांग किसके शासनकाल में आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में, 630 एडी में ये आया था भारत में। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 28 का। प्रश्न नंबर 29 है, ओट्टू बांध हरियाणा में किस नदी पर है? ओट्टू बांध, देखो ओट्टू बांध है कहाँ पर? सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर कौन सी नदी है? यमुनानगर भी, यमुना नदी भी नहीं है, टांगरी भी नहीं है, साहिबी भी नहीं है, वहाँ पर है घग्गर हाकरा। घग्गर हाकरा नदी के ऊपर ओट्टू बांध है, सिरसा डिस्ट्रिक्ट के अंदर है। ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 29 का। प्रश्न नंबर 30 है कि हरियाणा का गृह मंत्री कौन है? देखो एक चीज़ ध्यान रखना, 1000 बार ध्यान रखना, हरियाणा का मंत्रिमंडल आपने जरूर याद करना है। हरियाणा का मंत्रिमंडल आपने जरूर याद करना है, जो नया मंत्रिमंडल बना, यहाँ से प्रश्न आएगा 1001%। कौन सा मंत्री कहाँ से एमएलए बन के आया है और किस मंत्री के पास कौन सा विभाग है, ये जरूर याद करना है। हरियाणा का जो नया मंत्रिमंडल बना है ये। अब की बार ध्यान रखना, जो हरियाणा के होम मिनिस्टर है ना, वो हरियाणा के सीएम है। इसके चारों ही ऑप्शन गलत हैं। हरियाणा के जो सीएम है वो ही हरियाणा के होम मिनिस्टर हैं और वो ही हरियाणा के फाइनेंस मिनिस्टर हैं। यानी कि सीएम, एचएम और एफएम तीनों एक ही है, नायब सिंह सैनी। होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और चीफ मिनिस्टर तीनों ही एक ही बंदा है अब की बार हरियाणा का। प्रश्न नंबर 31 दिया है कि लाखन माजरा गांव में कौन सा धार्मिक और ऐतिहासिक स्थल है? लाखन माजरा गांव के अंदर कहाँ पर है ये? रोहतक के अंदर है, जींद रोहतक रोड के ऊपर है।
तो यहाँ पर कौन सा ऐतिहासिक स्थल है? संत मीर शाह मजार, शेख निजामुद्दीन, मंजी साहिब गुरुद्वारा या फिर सूरजकुंड। तो लाखन माजरा गांव के अंदर है मंजी साहिब गुरुद्वारा। कई बार पेपर में सीधा पूछा गया मंजी साहिब गुरुद्वारा कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है? लाखन माजरा। अच्छा, यहाँ पर कौन आए थे? जो सिखों के जो छठे गुरु हैं ना, गुरु तेग बहादुर, गुरु तेग बहादुर, वो यहाँ पर रुके थे। मंजी साहिब गुरुद्वारा है ना, यहाँ पर रुके थे गुरु तेग बहादुर दिल्ली जाते समय, ठीक है, वो यहाँ पर रुके थे। तो उनके याद में गुरुद्वारा बनाया गया है मंजी साहिब गुरुद्वारा। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 31 का। प्रश्न नंबर 32 है कि सभी वॉलीबॉल खिलाड़ी हरियाणा से है सिवाय, यानी कि चारों के चारों खिलाड़ी है ना ये वॉलीबॉल के हैं। पहले बात तो ध्यान रखना, चारों खिलाड़ी वॉलीबॉल खेलते हैं। विकास चौधरी भी, बलकार सिंह, चौहान, दलेल सिंह और बल्लू। 3 हरियाणा के हैं, एक खिलाड़ी हरियाणा का नहीं है। कौन सा है वो? तो वो है विकास चौधरी। विकास चौधरी हरियाणा से नहीं है, बाकी तीनों हरियाणा से हैं। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 33 है कि कौन सा जिला पंजाब राज्य की सीमा पर है? पंजाब के साथ बॉर्डर कौन सा राज्य बनाता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट बनाता है? कैथल, करनाल, रोहतक या पानीपत। देखो, रोहतक प्लस दादरी, ये 2 तो ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्री किसी भी राज्य के साथ नहीं लगती। रोहतक और दादरी 2 ऐसे ज़िले हैं जिनकी सीमा रेखा किसी अन्य राज्य के साथ नहीं लगती, ध्यान रखना ये। तो पंजाब के साथ सीमा किसकी लगती है? इसमें से कैथल की। ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा, कैथल। प्रश्न नंबर 34 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? 3 कथन दे रखे हैं, यह बताना है कौन सा कथन इसमें से सही है, कौन सा गलत है। DMIC दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो बनाया गया है, ये राज्य का 66% से अधिक क्षेत्रफल आवंटित करेगा। दूसरा है कि यह लगभग 13 जिले इसके क्षेत्र में आते हैं। यह हरियाणा समेत 4 राज्यों से होकर गुजरेगा। देखो, अब इसमें से ये कहा कि ये राज्य का 66% एरिया इसके कवर हो जाएगा, यानी कि दिल्ली मुंबई जो इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है ना, ये मान के चलिए इससे 66% हरियाणा प्रभावित होगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। और ये 4 राज्यों से होकर गुजरेगा, 4 राज्य से, ठीक है। ये 4, इसमें हरियाणा के 13 नहीं, पहले तो ये देखो दूसरा पॉइंट, इसमें हरियाणा के कितने ज़िले हैं? 14 ज़िले आएंगे इसमें, ठीक है। इसमें हरियाणा के 14 ज़िले आएंगे, 13 ज़िले नहीं आएंगे, इसमें हरियाणा के 14 ज़िले आएंगे। दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर है इसके अंदर, पहला कथन बिल्कुल सही है, इसमें दूसरे में 13 की जगह 14 ज़िले आएंगे। और ये 4 राज्य नहीं, 5 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश है। राज्य कौन कौन से हैं? हरियाणा, हरियाणा से आगे गया राजस्थान, राजस्थान से आगे गया गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र और MP। ये 5 राज्य है और 1 केंद्र शासित प्रदेश कौन सा हो गया? दिल्ली। इनसे होकर गुजरेगा। और हरियाणा के इसमें 14 ज़िले आएंगे। ये जब होके जाएगा हरियाणा, दिल्ली से हरियाणा के बीचों बीच से जाएगा ये। तो इसमें केवल कथन एक ही सत्य है, चारों ऑप्शन इसमें गलत दिए गए हैं। केवल कथन एक सही है, इसमें चारों ऑप्शन गलत है, केवल कथन एक सही है, बाकी दूसरा और तीसरा गलत है इसके अंदर। प्रश्न नंबर 35 दिया है, अर्जुन को गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने किस स्थान पर दिया था? देखो, पहले प्रश्न आया था कि कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ कहाँ था? कुरुक्षेत्र के अंदर। अब इसने ये पूछा है कि गीता का उपदेश जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, वो कुरुक्षेत्र में किस जगह पर दिया था? तो वो जगह है ज्योतिसर। ज्योतिसर में किस वृक्ष के नीचे? वट वृक्ष के नीचे दिया था, ठीक है। बरगद के पेड़ के नीचे उन्होंने ये दिया था। ज्योतिसर कुरुक्षेत्र के अंदर वट वृक्ष के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। प्रश्न नंबर 36 है कि किस जिले में हरियाणा राज्य सरकार ने हाल ही में सजावटी मछली हैचरी स्थापित करने का निर्णय लिया है? यानी कि जो मछली है, इन विच डिस्ट्रिक्ट द हरियाणा स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली डिसाइड टू एस्टेब्लिश ऑर्नामेंटल फिश हैचरी। जो सजावटी मछली है ये कहाँ पर होगी? करनाल, मेवा, झज्जर या गुड़गांव? तो ये होएगी झज्जर डिस्ट्रिक्ट के अंदर। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा प्रश्न नंबर 36 का। प्रश्न नंबर 37 है कि नृत्य विद्या का प्रदर्शन केवल महिलाओं द्वारा किया, कौन सा ऐसा नृत्य है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है? डफ, लूर, गुग्गा या फिर फाग? तो वो नृत्य है लूर नृत्य। लूर नृत्य ऐसा है जो केवल महिलाओं के द्वारा किया जाता है। फाग होता है होली पर, गुग्गा नवमी जाति पर वो होता है, ठीक है। लूर आ जाएगा, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा।
आगे है प्रश्न नंबर 38 और इसमें दिया है कि मैंगनीज हरियाणा के किस ज़िले में मिलता है। मैंगनीज सबसे ज़्यादा हरियाणा में कहाँ पर मिलता है? हिसार, महेंद्रगढ़, करनाल या गुड़गांव। मैंगनीज मिलता है महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। मैंगनीज कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। इसके अलावा जो लाख की चूड़ियाँ होती हैं वो भी, ठीक है, लाख की चूड़ियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती हैं? महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। एक पत्थर होता है एस्बेटस, एस्बेटस नाम का पत्थर, क्योंकि ये प्रश्न पेपर के अंदर पूछे गए सीधे के सीधे। एस्बेटस कहाँ मिलता है? महेंद्रगढ़ के अंदर। लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ के अंदर, मैंगनीज महेंद्रगढ़ के अंदर। प्रश्न नंबर 39 है, प्रत्येक वर्ष कुरुक्षेत्र महोत्सव किस माह में आयोजित किया जाता है? कुरुक्षेत्र महोत्सव किस महीने में आयोजित किया जाता है? दिसंबर, नवंबर, मार्च या मई? तो वो किया जाता है दिसंबर महीने। देखो अक्टूबर के लास्ट से लेकर दिसंबर में होता है वो। मैन आएगा इसका दिसंबर, कई बार दिसंबर का पहला सप्ताह हो जाता है, कई बार अक्टूबर के नवंबर के लास्ट से शुरू हो जाता है। तो दिसंबर इसका ऑप्शन सही रहेगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 40 आखिरी प्रश्न जो हरियाणा जीके का है, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला की स्मृति में कल्पना चावला तारामंडल कहाँ बनाया गया है? कल्पना चावला तारामंडल कहाँ पर है? जींद, सिरसा, कुरुक्षेत्र या मेवात? देखो अब आपने इतना पढ़ रखा हो, कल्पना चावला कहाँ से बिलोंग करती थी? करनाल से, ठीक है। अगर किसी बच्चे को नहीं आता तो करनाल देख के ऑप्शन में करनाल निशान लगा देता, लेकिन इसमें करनाल ऑप्शन में भी नहीं दिया। तो ये कल्पना चावला तारामंडल है कहाँ पर? ये है कुरुक्षेत्र के अंदर, कुरुक्षेत्र के अंदर, ऑप्शन बी है। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, कुरुक्षेत्र के अंदर जितने भी स्थल है ना, धार्मिक स्थल और भी जो चीज़ें हैं, उनमें से 1 से 2 चीज़ें हर पेपर में पूछेगा कुरुक्षेत्र के बारे में, ठीक है। कुरुक्षेत्र हो गया, एक जो नया मंत्रिमंडल बना है वो हो गया, सूरजकुंड का मेला हो गया, सूरजकुंड का मेला हो गया, और चौथा है जो 3 लड़ाई तो पानीपत की, 2 लड़ाई थी तराइन की और 1 लड़ाई थी करनाल की, 6 ये लड़ाइयाँ हो गई। इन टॉपिक में से क्वेश्चन हर सेट में 1-1% जरूर आएगा, 1-2% मंत्रिमंडल का क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न आएगा सूरजकुंड से, एक आएगा कुरुक्षेत्र से और एक आएगा इन लड़ाइयों से। 4% इन 4 टॉपिक से जरूर आएंगे हर प्रैक्टिस सेट के, हर पेपर के अंदर 4 शिफ्टों में पेपर होगा। तो ये 3-4 टॉपिक तो ऐसे हैं जो आपको आंख बंद करके करने ही करने हैं। यहाँ से पेपर में जरूर प्रश्न आएगा, ध्यान रखना, मैं हर क्लास में बात बता रहा हूँ आपको। मंत्रिमंडल जो बना है वो, सूरजकुंड का मेला, एक कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र में कौन कौन से धार्मिक स्थल है वो, इसके अलावा है पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, तराइन की पहली दूसरी लड़ाई और करनाल की लड़ाई किस किस के बीच में हुई थी, कब हुई थी, कौन जीता था। जैसे करनाल का युद्ध था उसमें नादिर शाह वो कोहिनूर का हीरा ले गया था, पिकॉक थ्रोन ले गया था। तराइन की लड़ाई मोहम्मद गौरी के साथ थी। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये 40% हमारे पूरे हो गए और यहाँ पर हमारी हरियाणा जीके भी पूरी हो गई। क्लास की PDF के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है नॉलेज हब के नाम से, नॉलेज हब 7900 के नाम से। आपको नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, PDF आपको मिलेगी। हर सब्जेक्ट की PDF मैंने पहले से ही डाल रखी है। जो यूट्यूब पर पहली बार क्लास देख रहे हो तो आप नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अब आगे आएंगे 15% इंग्लिश के। क्वेश्चन नंबर 41 इंग्लिश का पहला प्रश्न है और ये दिया है 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन का ये प्रश्न है। इसमें दिया है द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड लैंग्वेज और वर्ड्स। जो सीक्रेट राइटिंग जो कोडेड लैंग्वेज होती है उसको स्टडी क्या कहते हैं, उसकी स्टडी को। पहला ऑप्शन है कैलीग्राफी, दूसरा है क्रिप्टोग्राफी, तीसरा है क्रिप्टोलॉजी और चौथा है साइटोलॉजी। देखो कैलीग्राफी क्या होता है, कैलीग्राफी तो होता है जो सुंदर सुंदर अक्षर लिखते हैं हम, वो सुलेखन, सुंदर लिखाई जो होती है वो होता है कैलीग्राफी। साइटोलॉजी क्या होता है, ये होता है कोशिका विज्ञान, सेल्स के बारे में जो हम स्टडी करते हैं ना, वो होता है साइटोलॉजी। अब इसमें से देखो क्रिप्टोलॉजी आएगा, क्रिप्टोग्राफी आएगा। इसने पूछा स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग, ये होता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी को हिंदी में क्या बोलते हैं, कूट लेखन, कूट लेखन बोलते हैं। और क्रिप्टोलॉजी को क्या बोलते हैं, कूट लिपि, कूट लिपि बोलते हैं। तो इसका जो आंसर आएगा वो होगा क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 41 का। द स्टडी ऑफ सीक्रेट राइटिंग एंड कोडेड लैंग्वेज, क्रिप्टोग्राफी, ऑप्शन बी आंसर होता है इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 42 और इसमें भी आपको 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है। ए पेपर रिटन बाय हैंड, हाथ से लिखा गया एक पेपर क्या बोलते हैं उसको, मनुस्क्रिप्ट, ट्रांसक्रिप्ट, मेंटल और मार्सुपियल। आपने पढ़ा होगा पहला जो था ये है मनुस्क्रिप्ट। मनुस्क्रिप्ट क्या होता है, हस्तलिपि।
हस्तलिपि का मतलब क्या हो गया, कोई भी लेख जो हाथ से लिखा गया हो उसको बोलते हैं हस्तलिपि। मेंटल क्या होता है, ये होता है आवरण। अर्थ की देखो धरती की प्लेट पढ़ो ना, क्रस्ट, मेंटल, कोर। मेंटल का मतलब होता है आवरण। ट्रांसक्रिप्ट का मतलब क्या होता है, ट्रांसक्रिप्ट का मतलब होता है प्रतिलिपि, प्रतिलिपि। ठीक है। और मार्सुपियल का मतलब क्या होता है, जो कंगारू मान के चलिए, जिसके अंदर जो थैली नहीं होती आगे, जैसे कंगारू अपने बच्चों को अपने पेट में डाल लेता, पेट में तो नहीं डालता, पेट के आगे एक और लगा होता उसमें डाल लेता है, उन जानवर को बोलते हैं मार्सुपियल जानवर। तो इसका आंसर हो जाएगा मनुस्क्रिप्ट, ए लेटर रिटन बाई हैंड, मनुस्क्रिप्ट होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 43। और क्वेश्चन नंबर 43 में है इडियम, और ये बताना है व्हेन इट रेन्स इट पोर्स। ये एक इडियम है, इसका मतलब क्या होगा, यानी कि एक साथ देखो, व्हेन इट रेन इट्स पोर मतलब बारिश भी होना और छत का टपकना, एक साथ दो मुसीबतों का आन पड़ना। ठीक है, जो पहले से मुसीबत थी अब वो एकदम से ज़्यादा बड़ी हो जाना, कहने का मतलब ये है। इसका मतलब प्रॉब्लम सीम्स टू हैपन टुगेदर, प्रॉब्लम्स सीम टू हैपन टुगेदर, एक साथ मुसीबतों का आन पड़ना। ठीक, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, और इसमें भी आपको इडियम बताना है। ए ब्लेसिंग इन डिस्गैश, इसका मतलब क्या होता है कि एक ऐसी स्थिति जो हमें शुरू में तो लगता है कि बुरी है लेकिन बाद में अच्छी होती है हमारे साथ। ठीक है, यानी कि इसमें दे रखा ए गुड थिंग दैट सीम्ड बैड एट फर्स्ट, एक ऐसी अच्छी परिस्थिति जो हमें शुरू में तो लगता है बुरी थी लेकिन बाद में अच्छी होती है हमारे लिए। ठीक है, छुपा हुआ वरदान इसको बोलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 45, और इसमें इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है, यानी कि 3 स्पेलिंग जो है वो सही है, एक वर्ड की स्पेलिंग जो है वो गलत लिखी गई है। आपको यह बताना है कि गलत स्पेलिंग कौन सी है। डिस्टेंस मतलब दूरी, कमिटमेंट भी सही है, एग्जिस्टेंस भी सही है, आर्ग्यूमेंट की स्पेलिंग गलत है, ARGUMENT आर्ग्यूमेंट, ई नहीं आएगा यहाँ पे, ARGUMENT आर्ग्यूमेंट। ठीक है, आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क। ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, इनकरेक्ट स्पेलिंग किसकी है, आर्ग्यूमेंट की है। 46 में भी यही पूछा कि रॉन्गली स्पेल्ड बताओ, यानी कि एक स्पेलिंग गलत है, एडवाइजेबल, कैपेबल, इरिटेबल और इनविजिबल। देखो इनविजिबल का मतलब होता है अदृश्य होना, इरिटेबल भी है, कैपेबल मतलब योग्य है, एडवाइजेबल नहीं होता ये होता है एडवाइजेबल, एडवाइजेबल SABLE। ठीक है, तो इसमें रॉन्गली स्पेलिंग बतानी है तो वो किसकी स्पेलिंग गलत है, वो एडवाइजेबल की स्पेलिंग गलत है। ठीक है, तो इसमें भी रॉन्ग स्पेलिंग बतानी, गलत स्पेलिंग बतानी है, जो ऑप्शन ए की गलत दी गई है इसके अंदर। और इसके अंदर किसकी स्पेलिंग दी थी, आर्ग्यूमेंट की। यहाँ पर ई नहीं आएगा और यहाँ पर आई की जगह क्या आएगा, ए आएगा, ये ध्यान रखना आपको। क्वेश्चन नंबर 47 में आपको सिनोनियम यानी कि पर्यायवाची शब्द बताना है, और यह है एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव वर्ड का बताना है। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, थकाऊ, थकाने वाला। ठीक है, यह संपूर्ण, कंप्लीट, तो ये होगा कंप्लीट। एग्जॉस्टिव का मतलब क्या होता है, कंप्लीट। ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, फिल इन द ब्लैंक आपको करना है। ए विजन इज ए ब्लैंक ओरिएंटेड स्टेटमेंट ऑफ वेयर यू वांट टू बी। ए विजन इज ए ब्लैंक ओरिएंटेड स्टेटमेंट ऑफ वेयर यू वांट टू बी। एक ओरिएंटेड कैसा है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड है। जो हमारा लक्ष्य होता है वो क्या है कि फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट है कि हम कहाँ होना चाहते हैं। ठीक है, ये इसके अंदर ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसमें चीज़ में ध्यान दीजिए आप। तो इसमें आएगा ए विजन इज ए फ्यूचर ओरिएंटेड स्टेटमेंट, ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, और इसमें फिल इन द ब्लैंक है। फादर्स हैव टिपिकली बीन ब्लैंक बाय हाउ वेल दे सपोर्ट देयर फैमिलीज फाइनेंशियली। अब इसमें क्या आएगा, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में दिया गया है, हैव बीन, हैव टिपिकली बीन, और उसके बाद बाई से आगे सेंटेंस जोड़ा गया है। ठीक है, फादर्स हैव टिपिकली बीन, उसके बाद क्या होता है, जजिंग, जजेज, जज या तो जज्ड, वो आपकी थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की जाएगी, जज्ड। ऑप्शन सी आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, इसमें आपको बताना है कि ग्रामेटिकल एरर किस पार्ट के अंदर है। सेंटेंस के अंदर ग्रामेटिकल एरर बताना है। सुजाता एंड कविता वर सेंट टू बाय ग्रोसरीज फॉर देयर नेबरहुड शॉप। सिंपल सा एरर है, देखो सुजाता एंड
कविता वर सेंट, सुजाता और कविता को भेजा गया था ग्रोसरी लेने। फॉर देयर नेबरहुड शॉप नहीं आएगा, फ्रॉम देयर नेबरहुड शॉप, फ्रॉम दुकान से लेने गई थी, दुकान के लिए लेने नहीं, कि दुकान से लेने गई थी वो, ठीक है। तो ये फॉर नहीं आएगा और ये कहाँ पर दिया है, ऑप्शन बी के अंदर। एरर कहाँ हो जाएगा, ऑप्शन बी के अंदर। फॉर की जगह क्या आएगा, फ्रॉम आएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 51 और इसमें भी आपको ये ग्रामेटिकल एरर बताना है कि किस पोर्शन के अंदर एरर है। फॉर ए लॉन्ग टाइम द पब्लिशिंग मार्केट एक्सक्लूडिंग द पुअर। फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से जो पब्लिशिंग मार्केट है वो गरीब लोगों को छोड़ रही है। अब इसमें से छोटा सा एरर है, एक्सक्लूडिंग के साथ हेल्पिंग वर्ब तो इसने कहीं लगाई नहीं, सीधा वर्ब की फॉर्म के साथ आईएनजी लगा दिया। अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी। फॉर ए लॉन्ग टाइम, देखो फॉर, सिंस या फॉर किस में लगता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, हैज़ बीन या हैव बीन ये लगेगा, ठीक है। अब इसमें क्या लगेगा, इसमें लगेगा हैज़ बीन, हैज़ बीन द पब्लिशिंग मार्केट हैज़ बीन एक्सक्लूडिंग द पुअर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो एक्सक्लूडिंग की जगह क्या आएगा, हैज़ बीन एक्सक्लूडिंग। ये इसके अंदर एरर दिया गया ऑप्शन बी के अंदर। क्वेश्चन नंबर 52 है सेंटेंस इंप्रूवमेंट का और ये है नीड टू बोरो, ये है ये नीडेड टू बोरोड। यहाँ पर करेक्शन चाहिए, यह सही है, क्या रहेगा, वेरी ऑफन द स्मॉल फार्मर नीडेड टू बोरोड मनी टू मीट हाई एक्सपेंसेस। अब इसके अंदर देखो नीडेड भी दे दिया, टू बोरोड भी दे दिया, सीधी सी बात है, टू के साथ तो आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बोरो आएगा, ठीक है। अब टू बोरो तो सभी में दे रखा है, तीनों ही ऑप्शन में दे रखा टू बोरो। अब देखो द स्मॉल फार्मर्स नीडेड, अब इसमें प्रेजेंट की बात हो रही है, वेरी ऑफन यानी कि प्राय देखने में आता है ऐसी बात, तो यहाँ पर पास्ट नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा प्रेजेंट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फार्मर्स दे रखा है इसलिए SEIS इसके साथ आएगा नहीं, सिंपल आएगा नीड टू बोरो। नीड्स नहीं आएगा क्योंकि फार्मर प्लूरल में दिया है, फार्मर्स लिखा है तो नीड्स नहीं आएगा, नीड आएगा। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। सेम 53 है और इसमें भी सेंटेंस सब्स्टिट्यूशन का आपको बताना है। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वेवर्स बेस्ड ऑन द ऑर्डर रिसीव्ड, और ये है अमंग वेवर्स, यहाँ पर आपको बताना है, ये जो बता रखा है अमंग दी वेवर्स, यहाँ पर ये सही है या कोई और आएगा, ठीक है, ये इसके अंदर बताना है। द मर्चेंट डिस्ट्रीब्यूट्स वर्क अमंग द वेवर्स का मतलब क्या होगा, बहुत सारे वर्कर्स, सही है। बेस्ड ऑन द, ये ठीक है। देखो अब ऑप्शन पढ़ दो, बिटवीन वेवर्स, बिटवीन तो आएगा नहीं, अमंग आएगा, अमंग ऑल द वेवर्स नहीं आएगा, अमंग द वेवर्स, ठीक है, ये द आ गया तो ठीक है, अमंग भी नहीं आएगा। इसका मतलब कोई सब्स्टिट्यूशन की हमें ज़रूरत नहीं है, जो दिया है ये बिल्कुल सही दिया है। अमंग का प्रयोग किया जाए तो दो से अधिक को दर्शाने के लिए, अगर दो जने होते तो बिटवीन आता है, इसमें दो से ज़्यादा तो अमंग आएगा। 54 और 55 में क्लोज टेस्ट है, ये आपको खुद से फिलअप करना है। 54 में क्या आएगा, 54 में आएगा वाज टेकन आएगा, ठीक है, फिल इन द ब्लैंक नंबर 4 में। और ब्लैंक नंबर 3 में पूछा है, इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आ जाएगा ये डेस्परेट, ठीक है। ये हमारे 55% हो गए और यहाँ पर हमारी इंग्लिश भी पूरी हो गई। अब आगे 15% आएंगे हिंदी के। प्रश्न नंबर 56 जो हिंदी का पहला प्रश्न दिया है, इसमें पूछा कि आचार का विलोम बताओ। आचार, अनाचार, अत्याचार, अनाचार या विचार। तो आचार का विलोम होता है अनाचार, अनाचार। ऑप्शन बी नहीं आएगा, ऑप्शन ए आएगा इसका। 57 दिया है अर्क के लिए बेमेल शब्द बताएं। अर्क, अर्क का अर्थ क्या होता है, एक तो होता है सूर्य, एक होता है काढ़ा, एक होता है अपवन, ठीक है, लेकिन अंतर है जो अर्क का अर्थ नहीं होता, तो ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा। अर्क का क्या अर्थ नहीं होता, अंतर नहीं होता, ये इससे अलग है। प्रश्न नंबर 58 दिया है जो रेखांकित शब्द है ना, सुसज्जित कक्ष। सुसज्जित कक्ष इसको क्या बोलते हैं, इसका दूसरा अर्थ बताएं, अनेक अर्थ बताएं। आजकल के घरों में एक सुसज्जित कक्ष अवश्य होता है, तो सुसज्जित कक्ष को क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं बैठक। क्या बोलते हैं, बैठक। क्वेश्चन नंबर 59, प्रश्न नंबर 59 दिया है, निम्न में से कौन सा वाक्य काल संबंधी शुद्ध वाक्य है। काल चल रहा है तो वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यकाल, काल के हिसाब से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आज हम चाय नहीं पिए,
ये नहीं आएगा। आज मैंने चाय नहीं पी, ऐसे आएगा, ये गलत है। हम खाना खा लिए हैं, भैया बिहारी लोग नहीं हैं, शुद्ध रूप नहीं है, ये आएगा मैंने खाना खा लिया है या हमने खाना खा लिया है। ठीक है। हमें दिल्ली जाना है, ये सही है। हमें दिल्ली जाना है का मतलब हम एक से ज़्यादा लोग हैं, हम 2 हैं 3 हैं, कितने भी, हमें दिल्ली जाना है। मैं आज नाश्ता नहीं किया, ये आएगा मैंने आज नाश्ता नहीं किया, ये भी गलत है। केवल ऑप्शन सी वाला इसमें शुद्ध दिया गया है। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें शुद्ध दिया गया है। प्रश्न नंबर 60 है कि अंत्यज शब्द के लिए सही वाक्यांश क्या है, यानी कि अंत्यज क्या होता है ये आपको बताना है। तो अंत्यज का सही अर्थ जो होता है वो होता है तथाकथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला, ये होता है ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 61 है अपिक्षते का सही संधि विच्छेद बताओ। अपिक्षते का अपि प्लस इक्षते, ऑप्शन डी। ठीक है, छोटी ई की मात्रा आएगी दोनों साइड, अपिक्षते, ये ध्यान रखना, इसमें ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 62 दिया है शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है। देखो कितना अच्छा प्रश्न दिया है। शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, इसमें तत्पुरुष समास आपको बताना है कि कौन सा शब्द है जो तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो इसमें जो तत्पुरुष समास कौन सा है, देखो पीताम्बर, ये तो क्या हो गया बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि या फिर कर्मधारय समास। ठीक है, तो इसमें आएगा शास्त्र प्रवीण। शास्त्र प्रवीण जो शब्द दिया है इसमें है तत्पुरुष समास, शास्त्र में जो प्रवीण होगा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 63 दिया है बच्चे खेल रहे हैं, अर्थ के आधार पर वाक्य का प्रकार बताइए, कौन सा प्रकार है ये। बच्चे खेल रहे हैं, प्रश्नवाचक भी नहीं है, निषेध भी वाक्य नहीं है। भाई निषेध वाले में तो ना नहीं ये मिलता, प्रश्नवाचक में लास्ट में प्रश्नवाचक निशान मिलता। 2 ऑप्शन तो हमारे ऐसे ही कट गए, विधानवाचक या आज्ञावाचक। आज्ञावाचक होता तो बच्चे अनुमति लेते कि क्या हम खेलने जाएं, बच्चों ने ऐसा पूछा, तो ये भी नहीं होएगा। तो इसका मतलब क्या आएगा, विधानवाचक, ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। जिसमें किसी बात के होने का बोध हो, तो बच्चे खेल रहे हैं, क्या बात हो रही है इसमें, खेल रहे हैं बच्चे, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 64 है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाए, झुके कुल सो जल पर मन हित मनहु सुहाए, उक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तरनी तनुजा तट तमाल, कौन सा अनुप्रास, अनुप्रास, इसमें अनुप्रास कौन सा दे रखा है, ये वृत्त्या अनुप्रास, कौन सा अलंकार हो जाएगा, वृत्त्या अनुप्रास हो जाएगा। तय वर्ण की इसमें बार बार आवृत्ति हुई है, वृत्त्या अनुप्रास अलंकार ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 65 दिया है अवांछित संवाद अर्थ के लिए उपयुक्त मुहावरा क्या है, यानी कि 4 मुहावरे दे रखे हैं, किसका अर्थ ही होगा अवांछित संवाद, यानी कि बिना फालतू की बात। वो होता है सिर खाना, ये बोलते हैं ना क्यों यार सिर खा रहा है सुबह, ऐसी बात कर रहा है, मतलब बिना फालतू की बात करना, सिर खाना, ऑप्शन बी उत्तर हो। कई बार हम गुस्से में बोलते हैं क्यों खोपड़ी खा रहा है तू, इसका मतलब बिना फालतू की बात करना, अवांछित संवाद करना। प्रश्न नंबर 66 है कि हिंदी वर्णमाला की री, जो री ऋषि है, ये री ध्वनि कैसी है। हिंदी वर्णमाला की री ध्वनि क्या है, स्वर है या व्यंजन है, क्या है ये, स्वर, व्यंजन, संयुक्त व्यंजन या फिर अर्धस्वर। तो जो री ऋषि जो होता है ना री, ये क्या है, ये स्वर है, क्या आएगा, ये स्वर आएगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 67 है कि एक शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई हो। अच्छा, एक शब्द 4 तरह से लिखा हो, सही क्या होगा, और ये है ऊपर लिखित। ऊपर लिखित जो शब्द होता है वो सही कैसे लिखा जाता है, ऊपर लिखित भी नहीं आएगा, ऊपर लिखित, ठीक है, ये आएगा ऊपरी लिखित, ऊपरी लिखित, ये ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 68 दिया है जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय शब्दों से खालिस्तान शब्द बनाए जाते हैं। जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, अव्यय से क्या बनाए जाते हैं, भाववाचक संज्ञा, पुल्लिंग शब्द, वचन या कारक, तो वो बनाए जाते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे मानव का मानवता, इंसान का इंसानियत, ये भावनाएं बनाई जाती है। ठीक है, तो ये होते हैं भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा।
प्रश्न नंबर 69 दिया है, 7 शब्द का निम्नलिखित में से किस रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता। 7 जो शब्द है, 7 मतलब एक साथ रहना, इकट्ठा। क्रिया विशेषण, सर्वनाम, समुच्चय बोधक और संबंध बोधक। 7 को हम क्रिया विशेषण में भी कर सकते हैं, समुच्चय बोधक में भी और संबंध बोधक में भी, लेकिन 7 का जो प्रयोग है वो हम सर्वनाम के रूप में नहीं कर सकते। सर्वनाम के रूप में 7 का प्रयोग हम नहीं कर सकते। ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि सर्वनाम लगेगा संज्ञा की जगह, और 7 ऐसी कोई शब्द नहीं है जो संज्ञा की जगह आ जाए। प्रश्न नंबर 70 जो आखिरी प्रश्न है हिंदी का, सालों बाद उसका प्रवासी पति लौटता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेषण है। विशेषण बताना है। उसका पति लौटता है, कौन सा पति की विशेषता होता है, कैसा प्रवासी पति, कैसा पति, प्रवासी जो बाहर रहता था वो, तो विशेषण क्या आएगा, प्रवासी। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 70 का, ठीक है। तो ये हमारे 70 प्रश्न पूरे और हिंदी के 15 प्रश्न भी पूरे हो चुके हैं। इस क्लास की पीडीएफ के लिए नीचे आपको लिंक मिलेगा नॉलेज हब टेलीग्राम चैनल का। नॉलेज हब 7900 करके टेलीग्राम चैनल होगा, आप ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ वगैरह सभी सब्जेक्ट की वहाँ पर मिलेगी, सारा स्टडी मटेरियल वहाँ पर डाल रखा। और अगर आप पहली बार क्लास देख रहे हो तो यूट्यूब पर भी नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। सवाल नंबर 71 जो गणित का पहला सवाल है कि 4042 में कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए जिससे यह पूर्ण वर्ग बन जाए। कहने का मतलब है कि 4042 एक संख्या दे रखी है, इसमें क्या जोड़े कि एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। कहने का मतलब ये खुद तो पूर्ण वर्ग है नहीं, इसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। अब देखो हमें ये नहीं पता 4042 है कि किसका पूर्ण वर्ग बनेगा, लेकिन हमें पता, देखो इससे पहले आता है 60 का स्क्वायर। 60 का स्क्वायर कितना होता है 3600, और 70 का स्क्वायर कितना होता है 4900। तो कहने का मतलब संख्या कहीं ना कहीं 60 और 70 के बीच में है, 60 और 70 के बीच में है संख्या, ठीक है। अभी देखो 4042 ये 60 के आसपास ज़्यादा दिख रहा है, 49 से तो दूर है। इसका मतलब है कि 60 और 65 के बीच की संख्या है ये, जिसके जितना पास होगा वो ये मान के चलो बीच वाली संख्या के हिसाब से। तो ये लगभग 60 और 65 के बीच की संख्या का स्क्वायर मिलेगा कहीं का, ठीक है। तो हम जब इसको करते हैं तो 64 का जो स्क्वायर करेंगे, 64 का स्क्वायर जब करते हैं तो वो आता है हमारा 4096, ठीक है। और ये दे रखा 4042, तो ये कितना कम है, तो ये इससे 54 कम है। कितना कम है 54 कम है, ये 64 का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो इसका जो ध्यान रखना, इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी 54। सवाल नंबर 72 दिया है, इसमें दिया है कि संख्या 1,37,592 को उस सबसे छोटी संख्या से भाग कीजिए कि कोई शेष ना बचे और जो भागफल आए वो एक पूर्ण घन हो। साथ में बताया कि भागफल का घनमूल भी ज्ञात करें। देखो ये सवाल है, एक बार थोड़ा शांति से तसल्ली से करने का है। 137,592, इसका छोटे से छोटे फैक्टर में तोड़ लो पहले इसको। फैक्टर में हम कैसे तोड़ते हैं, जो एलसीएम का जो मेथड है ना उससे करके, ठीक है। जो हम एलसीएम लेके जो करते हैं ना उससे हम इसका ये फैक्टर करते हैं। अब एलसीएम से करेंगे इसको, तो पहले इसको 2 से तोड़ेंगे, 2 से भाग जाएगा ये, तो कितना बचेगा, ये बचेगा 68,796। फिर इसको 2 से भाग दो, फिर ये जाएगा 34,398 पे। लास्ट में 8 है मतलब 2 से जाएगा। अब ये कितना बचेगा 17,199। अब ये आगे किस पे जाएगा 3 पे, ठीक है। 3 से भाग दोगे तो कितना बचेगा 57,33। फिर इसको 3 से भाग दो, 3 से भाग देने के बाद क्या बचेगा 19,11। फिर ये 3 से जाएगा, कितना बचेगा 637, ठीक है। अब 637 किससे जाएगा, 637 जाएगा 7 से 91, फिर 7 से 13। मतलब क्या है, कितने फैक्टर बनेंगे इसके, 2 गुणा में 2 गुणा 3 बार तो 2 है, 3 बार 3 है, और 2 बार 7 है, और 1 बार 13 है, ये है। अब इसने क्या पूछा है कि उस छोटी से छोटी संख्या से भाग कीजिए कोई शेष ना बचे। इसने कहा कि कोई शेष ना बचे, ठीक है। तो इसको देखो, अगर हम किससे भाग देंगे कोई शेष नहीं बचेगा, तो ये जाएगा 637 से। 637 संख्या बचेगी, 7 गुणा 7 गुणा 13, क्योंकि किसी का घनमूल नहीं बन रहा, ठीक है। यानी कि इसको 7 से और 13 से अगर हम भाग देंगे तो कोई विशेष नहीं बचेगा। भागफल कितना आएगा, ये भागफल आएगा, इससे पूरा पूरा जा रहा है।
भाई भागफल हमने ये 2 और 3 ये क्यों लिया, क्योंकि ये कितना बनेगा 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है, तो ये कितना बनेगा 216 बनेगा ये सारा। ठीक है, 216 इन तीनों 6 की गुणा करेंगे। लेकिन ये जो है ना, ये किसी का भी घनमूल नहीं बनता। इसने पूछा है कि जो भागफल है वो एक पूर्ण घन है, तो भागफल 216 है ना, यही है पूर्ण घन। इसके अलावा तो 7 गुणा 7 गुणा 13 तो पूर्ण घन बनेगा नहीं, तो ये बनेगा भागफल 216। और भाग किससे दे सकते हैं हम, छोटी छोटी संख्या 7, 7 और 13 से। अब इसने क्या कि भागफल का घनमूल बताओ, 216 का घनमूल पूछा है इसने। 216 का घनमूल कितना होगा 6। 216 का घनमूल कितना होगा 6। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा इसका, सवाल नंबर 72 का। काफ़ी तसल्ली से सोच के करने का सवाल है ये। इसने लास्ट में पूछा है कि किसका घनमूल बचेगा, 6 उत्तर आ जाएगा। 216 इसका भागफल आएगा, उसका घनमूल होगा 6। सवाल नंबर 73 है कि 5/12 और 12/5 का योग कितना है। 5/12 जमा 12/5, इसको जोड़ दो, एलसीएम कितना आएगा 12 5 60, 5 5 25, 12 12 144, 144 में 25 और 169/60। ऑप्शन डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, सवाल नंबर 74 दिया है 525 जमा 252 का स्क्वायर माइनस 525 माइनस 252 का स्क्वायर बटे में 525 गुणा में 252, इसका मान ज्ञात करें। ठीक है, a प्लस बी का स्क्वायर माइनस a माइनस बी का स्क्वायर, तो a प्लस बी का स्क्वायर, बीच में माइनस का a माइनस बी का स्क्वायर, ऊपर तो ये दिया है, तो a प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, माइनस अंदर क्या आएगा a स्क्वायर जमा बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब ये माइनस का निशान बाहर है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर, 2ab जमा 2ab कितना हो जाएगा 4ab। ठीक है, और नीचे ये क्या है, ये a और b की गुणा ही तो है, a और b की गुणा, ab से ab कट जाएगा, कितना शेष बच जाएगा 4। वैल्यू का हमें काम ही नहीं है, इतनी बड़ी संख्या दे रखी है, कहीं काम नहीं आनी हमें। 525 को a मान लिया और 252 को b मान लिया, सीधा a प्लस बी का स्क्वायर और a माइनस बी का स्क्वायर, दोनों के बीच में माइनस है, तो 4ab बचेगा ऊपर, और ये a गुणा b है, a गुणा b से a गुणा b कट जाएगा, 4 उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन बी। बिल्कुल आसान सवाल है, गुणा भाग करने मत बैठ जाने, इतनी बड़ी रकम है, कुछ नहीं है, फार्मूला लगा रखा है a प्लस बी का। सवाल नंबर 75 है कि 3 घड़ियां 1 घंटे 2 घंटे और 3 घंटे में एक साथ बजती हैं। यदि वे सभी एक साथ अलार्म बजाते तो अगली बार कितने घंटे बाद बजेगी। तो 1, 2 और 3 इनका एलसीएम ले लो, कितना आएगा 6, तो अगली बार कितनी देर बाद बजेगी 6 घंटे बाद बजेगी, ऑप्शन बी, सीधा सवाल है ये तो। सवाल नंबर 76 20% तक किसी वस्तु की कीमत को कम करने पर 20% की बिक्री में वृद्धि होती है, तो ये बताइए कि रेवेन्यू पर क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई किसी वस्तु की 20% कीमत बढ़ा दी या घटा दी, तो उसका जो सेल है वो 20% बढ़ जाएगी। कीमत 20% कम करी तो इसमें सीधा फार्मूला लगा देना, वही x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। जो चीज़ कम कर रखी है वो माइनस में, जो बढ़ा रखी है वो प्लस में। कीमत 20% बढ़ा दी तो माइनस 20, घटा दी सॉरी, और बिक्री 20% बढ़ गई प्लस 20, जमा x का मान कितना है माइनस 20, y का प्लस 20 बटे में 100, तो ये प्लस का ये अंदर माइनस का 400 आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, 400 में 100 कट जाएगा, माइनस का 4 बचेगा, 20 से 20 कट जाएगा, कितना आ जाएगा -4। -4 का मतलब क्या है कि 4% कम हो जाएगा रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या हो जाएगा 4% कम हो जाएगा। ये फार्मूला याद रख लेना आपको हर बार, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। कोई चीज़ बढ़ रही है वो प्लस में लेनी है, जो कम हो रही है वो माइनस में लेनी है। लाभ है तो प्लस में, हानि है तो माइनस में। ठीक है, इसमें से एक माइनस का आएगा तो ये निशान माइनस का हो जाएगा, अगर ये दोनों माइनस में तो निशान प्लस का हो जाएगा, दोनों प्लस के तो निशान प्लस का रहेगा। ये ध्यान रखना आपको बस, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। सवाल नंबर 77 दिया है कि एक रेजिडेंशियल फ्लैट की कीमत प्रत्येक साल 15% वृद्धि होती है। वर्तमान कीमत 60 लाख रुपए, तो 2 साल बाद कितनी होगी। 60 लाख है, ये 5 जीरो हटा दो, सिर्फ 60 ले लो। 60 गुणा 115/100, अगले साल भी 115/100, ये हो जाएगी। या फिर 15% को हम कैसे लिखते हैं 3 बटे, भाई 15% को कैसे लिखते हैं 15/100, 5 या 15 और 20 5 100, यानी कि 23/20। तो फिर 40 को ऐसे कर लो, 60 लाख रुपए थे, इसका हर साल कितना हो गया 23/20 गुणा में 23/20, ऐसे। ठीक है, ये चाहे ऐसे सीधा सीधा आप इनको कर सकते हो। ठीक है, इसको जब सारा काटा पीटी करोगे तो ये बनेगा 79,35,000, ऑप्शन डी उत्तर आ जाएगा इसका, 79,35,000।
सवाल नंबर 78 है कि सैम ने 480 रुपये प्रति दर्जन की दर से 20 दर्जन खिलौने खरीदे, प्रत्येक को 42 रुपये दर के बेचा, तो उसका लाभ प्रतिशत कितना था। देखो 20 दर्जन खिलौने खरीदे, एक दर्जन में 12 होते तो किसने खरीदे, उसने 240 खरीदे। ये लाइन है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। कितने खिलौने खरीदे उसने, 240 खिलौने खरीदे हैं, ठीक है। और उसने क्या करा है कि 480 रुपये प्रति दर्जन के हिसाब से, अच्छा 20 दर्जन खरीदे तो सीधा सीधा एक दर्जन का रेट निकाल लो भाई, 480 रुपये एक दर्जन का रेट है उसने, तो 20 दर्जन उसने खिलौने खरीद लिए, प्रत्येक खिलौने को 42 रुपये के हिसाब से बेचा। तो ये लाइन छोड़ दो, यहाँ पे आ जाओ बस। 12 जो खिलौने थे उनका रुपये कितना है, 480 रुपये रेट, तो एक खिलौना कितने का खरीदा, 12 चौक 48, 40 रुपये का। एक खिलौना 40 का खरीद के 42 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ, 2 का, कितने पर, 40 पर, 2/40 गुणा में 100, ये करना है। ज़्यादा बड़ी गुणा नहीं करें, 2/40 गुणा में 100, 5% उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी। सवाल नंबर 79 है, एक बैंक में 10,000 का मूलधन 10% की दर से कितने समय में 13,310 हो जाएगा, चक्रवृद्धि। देखो ऐसे सवाल में सीधा दे रखा है, एक साइड मूलधन लिखो और एक साइड अमाउंट लिखा जाएगा, अमाउंट। अभी जितना कटता है उतना काट दो, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इधर 1000 बचेगा, इधर 1331। अब इनका कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। लेकिन हम एक चीज़ देखो ध्यान से, ये 1000 किसका है, 10 का क्यूब है, 1331 किसका है, 11 का क्यूब है, यानी कि 10 से 11 हो रही है एक साल में। दर कितनी आ गई, 1/10, यानी कि 10%, ये हमें दे रखी है। तो इसका मतलब समय कितना हो जाएगा, 3, जो इसकी पावर हो जाएगी ना वो समय आ जाएगा। तो टाइम कितना लगेगा, 3 साल लगेगा। देखो ऐसे सवाल को क्या करना है, एक साइड प्रिंसिपल लेना, एक साइड अमाउंट लेना, फिर ब्याज नहीं लेना, ठीक है। जो दे रखी है रकम, जितना कटता है इनको काटते जाओ लास्ट तक। लास्ट में या तो स्क्वायर बनेंगे या फिर क्यूब बनेगी इनकी, किसी भी एक संख्या की, वहाँ से आप सीधा दर भी निकाल। अगर यहाँ पे टाइम दे रखा होता ना 3 साल और दर पूछता, तो हम सीधा क्या करते, 13 इनका काट के और इनका क्यूब रूट ले लेते। अगर यहाँ पे टाइम 2 साल दे रखा होता तो स्क्वायर लेना पड़ता, टाइम 3 साल होता क्यूब रूट, टाइम 5 साल होता तो इनको 5 क्यूब लेना पड़ता वो, ठीक है। उसके बाद एक साल का उनका ब्याज वो आ जाता, एक साल में 10 रुपये 11 हो रहे तो कितना हो गया, 1 रुपये का ब्याज, 10 रुपये पे गुणा में 100, दर 10% आ जाती। अगर वो दर दे रखी है तो इसमें क्या करना है भाई, ये 1000 बच गया, इधर 1331, तो हमें ये देखना है क्यूब बन रहा है स्क्वायर बन रहा है, क्यूब बन रहा है ना 10 का और 11 का, तो टाइम ऊपर वाली पावर हो जाएगी 3 साल। 79 का ऑप्शन सी 3 साल। सवाल नंबर 80 दिया है, एक जग में 2 छेद हैं, पहला छेद 15 मिनट में खाली करता है, दूसरा 20 मिनट में। यदि रिसाव एक निश्चित दर से हो रहा है तो दोनों छिद्रों के द्वारा जग कितनी देर में खाली हो जाएगा। देखो एक खाली करता है 15 में, दूसरा करता है 20 में, एलसीएम कितना आ जाएगा 15 और 20 का, 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, 15 चौक 60, 20 दिया 60, ठीक है। ये इन दोनों का एलसीएम आ गया। अभी पूछा दोनों कितनी देर में खाली कर देंगे, 60/4 और 3 7, 60/7, 60/7 कितना होता है 8 सही 4/7, 8 सही 4/7, और ये दिया है ऑप्शन डी के अंदर, ठीक है। दोनों पाइप 8 सही 4/7 मिनट में खाली कर देंगे। सवाल नंबर 81 है कि 30 लीटर नमक के घोल में 5% नमक है, इस घोल में कितना लीटर पानी मिलाया जाए कि ताकि परिणामी घोल में नमक की मात्रा 3% हो जाए। यह सवाल इसके अंदर पूछा है। तो इसमें देखो 30 लीटर टोटल है घोल सॉल्यूशन, इसमें नमक का 5%, तो 30 का 5% कितना आएगा, 30 गुणा 5/100, यानी कितना नमक है इसमें 1.5 लीटर, ठीक है। 1.5 किलो मान लो, 1.5 कुछ भी मान लो, 1.5 लीटर इसके अंदर नमक है 30 लीटर के घोल के अंदर। अब इसने कहा कि कितना और पानी मिलाए कि इसमें 3% नमक हो जाए। 30 लीटर पहले घोल था, इसमें x लीटर पानी मिला दिया, घोल बन गया 30 + x लीटर। अब इसमें नमक होगा 3%, लेकिन नमक की मात्रा कितनी रहेगी, वो पूरी 1.5 तो रहेगी। 30 लीटर था, इसमें x लीटर हमने पानी मिला दिया, 30 + x लीटर हो गया। इसमें 3% नमक की मात्रा होनी चाहिए, तो 3/100, इसका 3% निकालेंगे वो बराबर तो 1.5 लीटर के आएगा, क्योंकि हमने इस घोल के अंदर सिर्फ और सिर्फ पानी मिलाया, नमक तो सेम है, पहले वाले में 1.5 नमक था तो अभी भी 1.5 ही नमक रहेगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, ये आ जाएगा 150, 150/3 करेंगे 50, 30 + x बराबर 50, तो x का मान कितना आ जाएगा 50 में से 30 घटा के 20, यानी कितना पानी मिलाया इसके अंदर 20 लीटर हमने पानी मिलाया है, ठीक है। ये ध्यान से करना थोड़ा सा। सवाल नंबर 82 दिया है कि 4 संख्या है w x y z, इनको आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में इनको लिखा गया है। सबसे छोटी 3 संख्याओं का औसत है 22, जबकि सबसे बड़ी 3 संख्याओं का औसत है 28। तो इन आंकड़ों की रेंज ज्ञात करें, ठीक है। जैसे सबसे
बड़ी मान लो इनको आरोही क्रम में लिखा गया है। सबसे छोटी मान लो डब्लू है, फिर एक्स, फिर वाई, फिर जेड, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमने जेड मान ली। ये इनको आरोही क्रम में लिखा गया। इसने कहा कि 3 सबसे छोटे का औसत है 22, यानी कि डब्लू एक्स वाई, इनका औसत कितना है 22। तो टोटल कितना हो जाएगा इनका 22 या 66, यानी कि डब्लू जमा एक्स जमा वाई कितना आ जाएगा 66। सबसे बड़ी 3 एक्स वाई जेड, इनका एवरेज है 28, यानी कि इनका टोटल जोड़ कितना आ जाएगा 28 गुणा 3 करेंगे तो 8 या 24 और 6 या 18। ठीक है, तो ये देखो एक्स डब्लू प्लस एक्स प्लस वाई, ये कितना आ जाएगा 22 गुणा में 3। ठीक है, और एक्स वाई जेड ये सबसे बड़ी है 3, इनका कितना आ जाएगा 28 गुणा में 3, ये आ जाएगा इनका जोड़। अब इसने कहा है कि इनके रेंज ज्ञात करें। रेंज क्या है, मतलब सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या का अंतर बताओ। ठीक है, तो x प्लस वाई प्लस जेड दे रखा है और w प्लस एक्स प्लस वाई दे रखा है। तो पहले वाली दूसरे में से पहले वाली संख्या घटा दो, 84 में से 86 घटा दो। जब हम इसमें से घटाएंगे तो ये बचेगा w माइनस जेड माइनस डब्लू। ठीक है, क्योंकि माइनस का w आ जाएगा और जेड प्लस का रहेगा। तो 84 में से 66 का कितना आएगा 18। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा 18। इसकी रेंज क्या रहेगी 18। रेंज का मतलब है कि सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या का अंतर बताना है, तो वो आ जाएगा 18। सवाल नंबर 83 है कि 2 बसों की गति का अनुपात है 11:9। यदि दूसरी बस 270 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करते तो पहले बस की गति बताओ। दूसरे बस की स्पीड निकाल लो, कितना है दूरी बटे में समय। भाई स्पीड क्या होती है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो दूरी दे रखी 270 किलोमीटर, समय दे दिया 15 किलोमीटर, तो कितनी आ जाएगी इसकी किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से हमें निकालनी है। तो ये आ जाएगी 18 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरी बस की स्पीड आ गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और पहली का और दूसरी का स्पीड का अनुपात है 11:9। 9 का मान दे दिया 18 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहली का कितना हो जाएगा 9 का डबल है तो ये दुगना हो जाएगा। तो पहले की स्पीड कितनी आ जाएगी 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहली बस की स्पीड कितनी थी 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये 22 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ दिया है ऑप्शन डी के अंदर। कन्फ्यूज मत होना, ऑप्शन सी में 2 लिखा है 22 नहीं लिखा, ध्यान रखना कहीं 2 पे निशान लगा दो जल्दबाजी में। 22 किलोमीटर प्रति घंटा ऑप्शन डी इसका उत्तर हो जाएगा सवाल नंबर 83 का। सवाल नंबर 84 दिया है कि 2 पात्रों में दूध और पानी का अनुपात 3:2 और 6:5 है। इनको किस में मिलाए कि लास्ट में 4:3 हो जाए। ऐसा सीधा देखो, पहले वाले पात्र में टोटल कितना दूध है 5, इसमें से दूध 5 लीटर में दूध कितना है 3, दूसरे में टोटल सॉल्यूशन कितना है 11, दूध कितना है 6, लास्ट में टोटल कितना हो गया 7 और दूध कितना है 4। ये आपस में एलिगेशन लगा कि इसमें से घटा दो। सीधा सा सवाल ये है। कई ऐसे करते इसको बराबर बनाते हैं इनकी मात्रा को, भाई इसको 11 से गुणा करके, इसको 5 से, फिर इनको 7 से गुणा करके। ठीक है, अब इसमें से घटाओगे 6/11 में से 4/7 घटाओगे, और तो ये बचेगा 6/7 में से 11/7, 6 7 42, 11 चौक 44, ये बचेगा 2/11, और ये घटाओगे 3/5 में से 4/7, ये बचेगा 1/5। ठीक है, 2/11 अनुपात 1/5 क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो अनुपात कितना आ जाएगा 10:11। तो किस अनुपात में ये मिलाने जाने चाहिए 10:11 के अनुपात में। गणित का आखिरी सवाल ये आपको खुद से सोल्व करना है। इसमें डाटा सिंपल सा दिया रखा है, इसमें आपको एवरेज निकालनी है। ठीक है, और इसका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा 3.4 लाख, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा इसका। ये हमारे 15 सवाल गणित के पूरे हो गए। अब लास्ट के 15 सवाल बचे हैं और वो है हमारे रीजनिंग के। अब हम 15 सवाल करेंगे रीजनिंग के फटाफट से। नीचे दिए गए प्रश्न 2 कथनों से बना है जिसमें 1 और 2 अंकित रूप से दिया है। आपको तय करना कि क्या कथनों के लिए दिया डाटा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है या नहीं। हमने ये बताना है कि सरिता ने 2017 में किस तारीख को जन्मदिन बनाया। अब हमारे पास 2 कथन दे रखे, किस कथन की सहायता से हम उत्तर दे सकते हैं। उसने 2012 में रविवार को अपना जन्मदिन बनाया था, उसका जन्मदिन फरवरी महीने में आता है। तो इसमें किसकी सहायता से हम उत्तर बता सकते हैं ये बताओ। अब उसने 2012 में रविवार को अपना जन्मदिन बनाया था, लेकिन ये तो नहीं पता कौन से महीने की बात है ये, जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है। क्योंकि अगर फरवरी से बाद का महीना है तो एक दिन ऐड होने की दिक्कत आती है उसमें, क्योंकि 4 साल के बाद तो फरवरी 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, तो एक तो बात है ये। दूसरा है कि उसने फरवरी महीने में अपना जन्मदिन बताया था, लेकिन अब उसने ये नहीं बताया, क्या पता उसका 29 फरवरी को जन्मदिन हो, 29 फरवरी को ही उसका बर्थडे हो, क्योंकि 2012 में फरवरी 29 का था। ये ध्यान दो, 2012 में जो फरवरी था वो 29 दिन का था। अगर उसका 29 का हुआ 29 फरवरी को, तो 2017 में कैसे पता लगेगा, उसका बर्थडे आएगा ही नहीं 2017 का। तो ठीक है, तारीख का तो इसमें कोई चक्कर दे ही नहीं रखा, इसने तारीख पूछी हमसे, तारीख का तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें। भाई रविवार है, अगर फरवरी की मान लो 1 तारीख का भी था
तो 1 का कैसे पता, रविवार तो फरवरी में 4 आते हैं। तारीख का तो इसने कहीं जिक्र नहीं किया, यानी कि हम कथन 1 और दोनों को मिलाकर भी हम उत्तर नहीं दे सकते। इसका कथन 1 और 2 का डाटा मिलाकर भी उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। ऑप्शन बी इसका उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 87 है, ये फैमिली रिलेशन का है, ये आपको खुद से सोल्व करके देखना है। हर बार आपको ये कहा जाता है आपको खुद से सोल्व करके देखना है, ठीक है, ये आपको खुद से सोल्व करके देखना है, ये वाला सवाल। और इसका मैं आपको उत्तर बताता, तो सवाल नंबर 87 का जो आएगा वो आएगा जेपी की बेटी है, ये गलत है, बाकी सारी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए इसका गलत आएगा, बाकी सारा सही आएगा। सवाल नंबर 88 का है और इसमें भी आपको फैमिली रिलेशन ड्रॉ करके बताना है। इसका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन बी वाला, ठीक है। सवाल नंबर 89 है, दिशा का सवाल है ये, ऐसे बना लो नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, आगे पढ़ो। विनय उत्तर दिशा की तरफ 6 मीटर चला, उत्तर दिशा कहाँ है, ऊपर की तरफ चल दिया 6 मीटर। फिर वो 90 डिग्री दाएं मुड़ा, फिर चला 9 मीटर। फिर वो 135 डिग्री बाएं मुड़ गया। 135 डिग्री बाएं का मतलब 90 डिग्री तो ऊपर मुड़ेगा, फिर 45 डिग्री इधर, यानी कि अब ये इस कोने में मुड़ गया, ठीक है, और 12 मीटर चल दिया। अब वो किस दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, देखो ये कोना बन गया, ये वाला कोना, ये कौन सा कोना हो गया, नॉर्थ वेस्ट। किस कोने में खड़ा है वो, नॉर्थ वेस्ट, उत्तर पश्चिम। ऑप्शन सी उत्तर हो जाएगा, नॉर्थ वेस्ट। देखो जो डायग्राम बनाते हैं इसका फायदा ये हो जाता है, जब लास्ट में डायरेक्शन पूछता है ना हमसे, तो हम इसमें देख लेते हैं कौन सी डायरेक्शन में खड़ा, इस डायरेक्शन में, नॉर्थ वेस्ट। 90 का है कथन निष्कर्ष का, सभी महिलाएं फूल हैं, सभी फूल पेड़ हैं। ये फूल फ्लावर वाला है, वो वाला FWL वाला नहीं है, ध्यान रखना। सभी महिलाएं पेड़ हैं, बिल्कुल, क्योंकि महिलाएं अंदर हैं, पेड़ देखो सभी महिलाएं फूल हैं और सभी फूल पेड़ है, तो सभी महिलाएं पेड़ हैं, बिल्कुल सही। सभी पेड़ महिला, ये गलत है, केवल निष्कर्ष एक करेगा फॉलो। आगे सवाल नंबर 91 कथन निष्कर्ष का, सभी तरल पदार्थ स्पष्ट है, सभी स्पष्ट रसायन है। ये रसायन है, ये स्पष्ट है और ये सभी तरल पदार्थ है। कुछ रसायन तरल पदार्थ है, कुछ रसायन तरल पदार्थ है, बिल्कुल सही। कुछ स्पष्ट तरल पदार्थ है, बिल्कुल सही। ये भी दोनों का अनुसरण करता है, 1 और 2 दोनों का अनुसरण ये करता है, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। 92 नंबर है, UVWXYZ 6 बंदे हैं, एक स्क्वायर के साइड मुंह करके बैठे हैं आपस में। ये हो गया, 6 लोग बैठाने हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो आमने सामने बैठाने जरूरी है, इसने बोला है ये। अब इसने क्या कहा है, x जो है वो z और v के बीच में बैठा है। x जो है वो z और v के बीच में बैठा है, ठीक है भाई। x मान ले यहाँ होगा तो यहाँ पे z और यहाँ पे v, या फिर यहाँ पे v हो सकता है और यहाँ पे z हो सकता है, दोनों में से किधर भी z और v हो सकते हैं। आगे दिया है u जो है वो x के बाएं से दूसरा और y के दाएं से दूसरा है। तो ये सारी बात छोड़ो, सबसे पहले हमें 6 बंदे बैठाने हैं। हम दूसरी स्टेटमेंट से तैयार करेंगे कागज़, इनकी सीटिंग अरेंजमेंट हम दूसरी तरीके से बैठाएंगे। देखो इसमें यहाँ से लग जाए, u जो है वो x के बाएं से दूसरा, x मान लो यहाँ बैठा है। अब हम ये नहीं पता कि इधर और इधर z और v कौन सा किधर, ये ध्यान रखना। x जो u जो है वो x के बाएं से दूसरा, x के लेफ्ट में दूसरा, ये आएगा u बैठा है, और y के दाएं से दूसरा, तो y इधर बैठेगा, y का दाएं दूसरा ये बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पे y बैठा है, यहाँ पे x और यहाँ पे u बैठा है। इसलिए पूछा x के सामने कौन बैठा है, तो देखो x के दाएं बाएं इधर z और v में से कोई भी हो सकता है। x के दोनों साइड z और v बैठे हैं, ये नहीं पता कौन सा, इसका कोई मतलब नहीं। इसने पूछा कि इसके सामने कौन बैठा है। देखो x बैठ गया, z बैठ गया, v बैठ गया, y बैठ गया, u बैठ गया, बच गया कौन, w। तो x के सामने कौन बैठेगा, w बैठेगा। ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 93 दिया है कि कथन और निष्कर्ष। कथन है कि ज्ञान एक कौशल नहीं है, सीखने का अनुभव लेने की क्रिया है। अशिक्षित लोग वे नहीं जो लिखने और पढ़ने के इच्छुक नहीं, लेकिन वे लोग जो सीखने के इच्छुक नहीं है। निष्कर्ष क्या है कि जो लोग लिख और पढ़ नहीं सकते वे शिक्षित हैं। दूसरा है कि ज्ञान और कौशल 2 अलग अलग चीज़ें हैं। आपको बताना है कि कथन के आधार पर जो निष्कर्ष है ये सही है या गलत है, ठीक है। तो इसमें जो पहला कथन वो गलत है, इसमें केवल दूसरा कथन जो है उसी का अनुसरण करेगा, केवल कथन 2 का अनुसरण करेगा। 94 नंबर दे रखा कि स्कूल, प्रिंसिपल, शिक्षक और छात्र, इसमें से अलग क्या है। देखो शिक्षक, छात्र और प्रिंसिपल ये सारे स्कूल के अंदर होते हैं।
ये खुद स्कूल का एक हिस्सा है ये सारी चीज़ें, तो इसका मतलब अलग क्या हो जाएगा, इसमें स्कूल अलग हो जाएगा, क्योंकि ये सारे स्कूल का हिस्सा है, शिक्षक भी, प्रिंसिपल भी और छात्र भी। सवाल नंबर 95 है, ये जो मिसिंग नंबर है ये बताना है। 1 से 2, 2 से 6, 6 से खाली स्थान, देखो 1 का दुगुना, 2 का 3 गुना 6, अब 6 का 4 गुना करो कितना आएगा, मान लो यहाँ पे 24 लिख दिया, 6 का 4 गुना तो यार इसका 5 गुना हो गया, इसका 6 गुना, बिल्कुल सही है। पहले वाले का दुगुना, दूसरे वाले का आगे 3 गुना हो रहा है, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 24, ऑप्शन सी। 96 नंबर दे रखा है 6, 25, 62, 123, 214 और लास्ट में क्या आएगा, ये दे रखा है 6 से 25, 25 से 62, 62 से 123, 123 से 214। देखो ध्यान से देखो, छोटा छोटा सा, 6 8 के लगभग है, 2 का क्यूब, 25 3 का क्यूब है 27 के आसपास, ये 4 का क्यूब है 64 के आसपास, ये 5 का क्यूब बनता है 125, ये बनता है 216, 6 का क्यूब, 2 के क्यूब में से 2 कम है, 3 के क्यूब में से भी 2 कम है, 4 के क्यूब में 2 कम, 5 के क्यूब में 2 कम, 6 के क्यूब में 2 कम, तो लास्ट में क्या आएगा 7 के क्यूब में 2 कम। 7 का क्यूब कितना होता है 343, इसमें से 2 घटा दो कितना आएगा 341, ऑप्शन ए। कहने का मतलब है 2 के क्यूब में से भी 2 घटा रखा है, 3 के क्यूब में से भी 2, 4 के क्यूब में से 2 घटा दो, 5 के क्यूब में से 2 घटा दो, 6 के क्यूब में से 2 घटा दो, तो लास्ट में क्या आएगा 7 के क्यूब में से 2 घटा दो, ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। सवाल नंबर 97 दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। अनिल, बिन्नू चार अलग एक पंक्ति में बैठे हैं, बिन्नू और धवन कभी एक साथ नहीं बैठ सकते, बिन्नू तीसरे स्थान पर नहीं बैठ सकता, अनिल एल्जा के बाएं बगल में तीसरे नंबर पर और चिराग के एकदम दाईं ओर बैठा, तो बीच में कौन बैठा है। 1 2 3 4 5 बंदे बैठे हैं ये, ठीक है, ये 5 बंदे बैठे हैं, आपको इनको बैठाना है 1 2 3 4 5। देखो चिराग और धवन एक साथ नहीं बैठेंगे और जो बिन्नू है वो तीसरे स्थान पर नहीं बैठेगा, यानी कि बीच में बिन्नू तो आएगा नहीं, इसलिए लास्ट में ये पूछा है बीच में कौन है, तो बिन्नू तो ऑप्शन से वैसे ही कट जाएगा। अब दिया है कि अनिल जो है वो एल्जा के बाईं बगल में तीसरे नंबर पर बैठा है और चिराग के एकदम दाएं, मान लो ये चिराग है, चिराग के एकदम दाएं बैठ गया अनिल और ये एल्जा के बाएं बगल में तीसरा, इसका मतलब एल्जा लास्ट में है, एल्जा के लेफ्ट में तीसरे पर और इसके एकदम दाएं, ये ऐसे बैठेंगे। बिन्नू बीच में बैठेगा नहीं, तो बिन्नू यहाँ बैठेगा, तो बच गया कौन सा बीच में, धवन, ठीक है, धवन बीच में बैठेगा, क्योंकि धवन और चिराग एक साथ बैठ भी नहीं सकते, तो ये अलग अलग हैं, तो इसने पूछा बीच में कौन है, बीच में है धवन, शिखर धवन बीच में है, ऑप्शन बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। सवाल नंबर 98 दिया है, ये भी सिटिंग अरेंजमेंट का है और इसमें आपको बताना है कि नीचे दिए प्रश्न के उत्तर दे दिए। 6 मित्र हैं ये अलग अलग, ठीक है, 61 भुजाकार की मेज पर बैठे और केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। पंकज मनोज के बाएं दूसरा है, काजी रोहित और सन्नी का पड़ोसी है, तरबेज सन्नी के बाएं दूसरा है, तो काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन सा है। देखो इसने जो सबसे पहले दे रखा वो षटभुज दे रखी है, षटभुज ये ऐसे बनती है, ये 6 भुजाओं की गिरती आकर 6 पॉइंट होते, 1 2 3 4 5, क्या बना दिया ये, ऐसे बनेगी ये षटभुज, ये ऐसे करके 1 2 3 4 5 6, ये ऐसे बेंच पे बैठे हैं ये षटभुज पे। अब इसने क्या दिया है कि पंकज जो है मनोज के बाएं दूसरा है, ठीक है, पंकज मनोज के बाएं दूसरा है। अच्छा, काजी जो है वो रोहित और सन्नी का पड़ोसी है, तरबेज जो है वो सन्नी के बाएं दूसरा है। देखो सन्नी के बाएं दूसरा बैठाओ तरबेज, ये सन्नी है मान लो यहाँ पे, इसके लेफ्ट साइड में दूसरे नंबर पर कौन बैठा, तरबेज बैठा है, यहाँ पे तरबूज बैठ गया तरबेज। अब एक चीज़ और दे रखा, काजी जो है वो रोहित और सन्नी का पड़ोसी है। अब इधर सन्नी है, इधर रोहित आ नहीं सकता, काजी बीच में बैठेगा, तो इधर काजी आएगा और इधर आएगा रोहित, क्योंकि रोहित और सन्नी का पड़ोसी है काजी, तो इनके बीच में बैठा काजी। पहली लाइन दे रखी पंकज जो हो मनोज के बाएं दूसरा बैठा है, अगर मनोज यहाँ बैठा है तो इसके लेफ्ट में दूसरा कहाँ बैठेगा, पंकज यहाँ बैठेगा, सीधा सा सवाल है। काजी के बाएं चौथा व्यक्ति कौन है, काजी इधर, इसका बाएं चौथा 1 2 3 4, तो बाएं चौथे पर कौन बैठा है, पंकज बैठा है, ऑप्शन ए उत्तर हो जाएगा इसका, ठीक है। 99 नंबर है, इसमें कौन सी आकृति आएगी, इसमें से कौन सी आकृति आएगी। देखो पहले ये स्क्वायर था, इसका आधा हिस्सा डार्क कर दिया, अब ये सर्कल का 2 हिस्से कर दिया, तो इसका ऊपर वाला हिस्सा डार्क हो जाएगा। इमेज नंबर डी कौन से ऑप्शन में दे रखी है, ये ऑप्शन डी में ही दे रखी है, तो ऑप्शन डी उत्तर हो जाए। देखो इस सवाल में ट्विस्ट क्या होता ऑप्शन का, जैसे इमेज अगर ए उत्तर होता तो हम ऑप्शन ए उत्तर नहीं लगाते, इमेज ए किस ऑप्शन में दे रखी है, ऑप्शन बी के अंदर, तो ये उत्तर लगाना पड़ता। अब हमारा है इमेज डी पे,
इमेज डी कहाँ दे रखी है, ऑप्शन डी के अंदर ही दे रखे हैं, इसलिए हम ऑप्शन डी लगा रहे हैं। इसकी वजह से ऑप्शन डी नहीं लगा रहे, इसकी वजह से ऑप्शन डी निशान लगा रहे हैं। इसमें ध्यान रखना ऑप्शन का खेल ज़्यादा है। अगला है प्रश्न नंबर 100। इसमें भी पूछा है कि यहाँ पर क्या आएगा। देखो ट्रायंगल है, ये इसका उल्टा कर दिया, फिर ये लेफ्ट साइड में कर दी। देखो पहले ये थी, फिर एकदम ये उल्टी कर दी, फिर ये इधर थी, अब ये एकदम इस साइड में हो जाएगा, होएगा इस साइड में। अब देखो इसमें ये जो बिल्कुल जो बारीक वाला स्टार है ना, ये इसके मुंह के ऊपर है। ये जो बिल्कुल जो निशाने वाला है ना, गोली वाला निशान, ये एकदम इसके मुंह के ऊपर इसमें दिया गया है, ठीक है। और ये जो स्टार है ये इसमें नीचे की साइड आएगा, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर, ए इमेज आएगा, इमेज ए। अब ए ऑप्शन कहाँ दे रखा है, ऑप्शन उत्तर ये दे रखा है ऑप्शन बी के अंदर, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रश्न नंबर 100 का। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 54 पूरा हुआ। हमने 100 के 100 प्रश्न आज इस प्रैक्टिस सेट के अंदर करे हैं। हरियाणा सीईटी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट प्रैक्टिस सेट है जो हम करने लग रहे हैं। पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, नॉलेज हब का, वहाँ पर मिलेगी। कोई डाउट हो, किसी सवाल को दोबारा से समझना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना। नॉलेज हब ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप पे सब्सक्राइब, यूट्यूब पर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले क्लास में प्रैक्टिस सेट नंबर 55 के साथ। एस्पिरेंट्स यही था आज की इस वीडियो में आपके लिए, ठीक है। और बाकी अगर कुछ नहीं समझ में आया या कुछ पूछना हो या फिर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे पूछना हो, वीडियो बनवानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप हमारा चैनल नॉलेज हब को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। मिलते रहेंगे आपके साथ रोज़ रोज़ नए कंटेंट के साथ, नई अपडेट्स के साथ, ठीक है। और चैनल को शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। एक बार फिर से जो एस्पिरेंट्स, जो कैंडिडेट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, अपने चैनल नॉलेज हब, ठीक है। मिलते हैं नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए बाय।